सो प्यारे बच्चों, मिथ और रियलिटी। देखो, 12th क्लास के 90% बच्चे तो इस मिथ में है कि पेपर बहुत हार्ड आता है, बहुत हार्ड, और इस चक्कर में वो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सबको ये लगता है कि यार जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व क्यों करें। दैट इज मिथ। 12th के सभी बच्चों में ये मिथ है, लेकिन मैं आपको क्लियरली कह दे रहा हूं कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो। किसी भी पेपर को क्रैक करने का सिंपल तरीका होता है, पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, और सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो जो मेथड स्टार्टिंग से चलता आ रहा है उसी को फॉलो करो, और बाकी मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, इसके जरिए हमें पता लग जाएगा। दिस इज सेट 1। 3 सेट बनता है, सबको पता होगा, और सेट 1 पे हाहाकार मचा था कि सेट 1 वाज वेरी टफ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, और मैं इसमें क्या क्या बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, प्रॉपर मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो बने रहो मेरे साथ, और एक अटेम्प्ट में इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे बिना किसी ब्रेक के। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में जरूर लिखना, हर किसी के आंसर को नोटबुक में जरूर लिखना, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो इस क्वेश्चन के कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर लिखने के लिए थोड़ा यूनिक स्ट्रेटजी टाइप में दे रखा है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया पेपर है, और आपको दिखा होगा कैंडिडेट मस्ट राइट द क्वेश्चन पेपर कोड, है ना, ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। तो ये सब चीजें आप घर से पहले से रीड करके जाना। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो पहले ही से ये सब रीड करके जाना, ताकि वहां पर आपको दिक्कत ना हो। फिर प्यारे बच्चों, ये नोट करने वाली बातें आप घर से पहले से ही पढ़ के जाना, और वहां पर भी जल्दी जल्दी पढ़ लेना। आपको वैसे ये सब पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, तो ये सब चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि दिस इज द फर्स्ट पेज, और ये पीटीओ का मतलब होता है कि आपको आगे जाना है ना। तो चलो पीटीओ पे चलते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो फर्स्ट पेज है इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई इसमें कितने पार्ट है, कितने पन्ने हैं, कौन सा कांस्टेंट है। ये सब हमारे काम का तो नहीं है, पर ये कांस्टेंट कहीं ना कहीं हमारे काम का होता है। तो कांस्टेंट में आप देखोगे तो सब कुछ की वैल्यू दी हुई है। तो कई लोग बच्चे परेशान हो रहे थे, सर अगर हमें वैल्यू नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू भी होता है और यूनिट भी होता है। कई लोग मुझे पढ़ाते वक्त ये बोलते हैं कि सर आप ना कांस्टेंट की यूनिट नहीं लिखवाते, क्योंकि मैं लास्ट में बता देता हूं बेटा कि यूनिट्स आपको ना दिया होता है। जैसे इसका यूनिट दिया हुआ है, इसका यूनिट दिया हुआ है, इसका यूनिट दिया हुआ है, और यूनिट वाला खेल बचपन में खेला जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर बार यूनिट वाला खेल नहीं खेलते। तो सबकी यूनिट भी आपको दी हुई है, ये कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो इन सब के बाद हमारा मेन मतलब वो साफ कह रहा है कि भाई इस चैप्टर में इतने ही कांस्टेंट यूज होंगे, मतलब इस पेपर में। कहीं फिजिक्स का पेपर तो नहीं निकाल लिया मैंने, नहीं, केमिस्ट्री है। ठीक है, अब देखो, अब अपना इंग्लिश में भी सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है कि नहीं, केमिस्ट्री का ही है। सुनो, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ये सब लिखा रहेगा प्रॉपर हर चीज। तो देखो ये सब तो अब मेन यहां से स्टार्ट होता है। मैं आपको इंग्लिश वाले पार्ट में ले चलता हूं, वैसे तो मुझे हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। अब हम इंग्लिश के पार्ट में है, सेक्शन ए। जैसे कि अब हम ना एक एक करके चीजों को समझते। ठीक है, अब मैं ना आपको, जब आप पेपर से आपके 10 दिन या 8 दिन या 15 दिन पहले आप लोगों को केमिस्ट्री के ना कुछ रिएक्शंस पे मैं टिक लगाया करूंगा, कुछ कलर पे और रिएक्शन पे, कि इसका कलर ये होता है, ये ऑरेंज है, ये येलो है। कलर और रिएक्शंस पे मैं टिक लगाऊंगा, सेम टू सेम आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हैं, सेक्शन ए। अब देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आपके हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए। सबसे पहले बहुत जरूरी है पेंसिल। और रिएक्शन, अपने रिएक्शन को आपको खुद ही नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसी चालाकी दिखाते थे, हम लोग अपने टाइम पर 40 मिनट 45 मिनट में पूरा पेपर कर लेते थे, चाहे न्यूमेरिकल कितना भी आए। चालाकी क्या होती थी हमारी, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा माइंड एक रिएक्शन सेंड करेगा कि ये क्वेश्चन तेरे से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सपोज मैंने इस क्वेश्चन को अपने पेंसिल से ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया, पेंसिल लहराते हुए, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो मुझे एसोसिएशन वर्ड मेरे माइंड में अगर होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा एसोसिएशन, ये एबनॉर्मल मोलर मास, अच्छा मैं समझ गया सॉल्यूशन चैप्टर का है। तो एसोसिएशन और एबनॉर्मल मोलर मास देख के मुझे क्लिक करना चाहिए कि ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, और मुझे क्लिक हो गया तो मैं इस पे एक सर्कल मार दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अभी अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर बाई चांस कोई ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रहा, उसको लगा कि नहीं भाई ये तो मेरे से क्लिक नहीं हुआ, तो प्लीज इसको टिक मार के आप आगे बढ़ जाओ। यहां पर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बाद में ये क्वेश्चन आप करना। पर स्टार्टिंग में अगर आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ, आपको क्वेश्चन को छूना ही नहीं है, वरना ये आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक खा जाएगा, एक ही क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में अगर हम फंसे रहते हैं तो टाइम इतनी जल्दी से जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो जैसे कि ये मेरे दिमाग को क्लिक हो गया, मुझे क्लिक हो गया कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एसोसिएशन डिसोसिएशन जानता हूं। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं कहूंगा देखो यार, एसोसिएशन में आई की वैल्यू ना कम हो जाती है। आई की वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि चलो आई तो करेक्शन फैक्टर है, हम आई से नहीं सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। यह है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब देखो एबनॉर्मल मोलर मास की एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि अगर एसोसिएशन, देखो डिसोसिएशन में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर डिसोसिएट हो गया तो ऐसे समझना, डिसोसिएट का मतलब है कि अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए,
लोग बट गए तो मास घट जाना चाहिए, मास कम हो जाना चाहिए। बात को थोड़ा फील करो। डिसोसिएट में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर चला गया, दूर दूर चला गया तो हम कहेंगे मास कम हो गया। और एसोसिएशन का क्या मतलब होता है बताओ? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। वैसे तो मैं इसको लॉजिक से भी समझा सकता हूं, पर मैं यहां पर पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं एज ए स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूं कि कितना, इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टीचर लोग पढ़ाते भी है, ठीक है ना, टीचर लोग पढ़ाते भी है ये सब कि एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, सब पढ़ाते हैं कि डिसोसिएशन में क्या होता है। देखो यार लॉजिकली सोचो ना, डिसोसिएशन में ए प्लस बी उसमें जाके ए बी टू बन जाता है यार। ए बी टू बोल रहा हूं, सॉरी, ए प्लस बी जाके ए बी बन जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ने पर क्या होगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप अगर सच में अपने टीचर को फॉलो करते हो, क्लास में ध्यान देते हो, तो आपको पता होगा सेम तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि चीजें एसोसिएशन में जुड़ जाती है। बात समझ पा रहे हो? तो अब चलो मान लिया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, कोई बात नहीं जी, हो सकता है मुश्किल, कोई बात नहीं, लेकिन हम घर से पढ़ के जा रहे हैं, हम पीवाईक्यू पढ़ के जा रहे हैं ना। अब हमें ऐसे क्वेश्चन करना भी आ गया, ठीक है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। पढ़ने का तरीका ध्यान रखना हमेशा। पढ़ने का तरीका होगा कि आपके हाथ में एक पेन होगा, पेन बोल रहा हूं, पेंसिल होगा, आप ऐसे पढ़ोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इज इतना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इतना, एंड फॉर दिस इज इतना, ओके। टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। एक सेल बना है, तो सेल पोटेंशियल पूछा है, तो आपसे वो पूछ रहा है ई नॉट सेल। सिंपल है भाई। जब बोला है कि स्टैंडर्ड की बातें चल रही है, स्टैंडर्ड, और आपसे एसएन का दे रखा है और आपको सीआर का दे रखा है, तो आपसे ई नॉट सेल पूछा है। तो आप लोग बोलोगे सर ई नॉट सेल कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कहा था ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाले को माइनस करना होता है। तो सर रिडक्शन किसका हुआ है? तो देखो इसके लिए अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मैंने आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाया हर चीज। एक गाना लिखवाया मैंने, लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड़, कर फिकड़ को नी सन। तो देखो हम कहां तक पहुंच गए। देखो मैं बता रहा हूं, अब कई लोग बोलेंगे सर आप तो पेपर सॉल्व करवाओ, ज्ञान मत बांटो। मैं ज्ञान भी बांट दे रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो एक गाना मैंने लिखवाया हुआ है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा। गाना है लिख वासर काना मग अल मंजन कर फिकड़ कोनी एसन, जिसमें आगे वाले जो होते हैं, आगे वाला उसका रिडक्शन होता है, यानी एसन का रिडक्शन हुआ है। और दूसरा कौन है मुझे पता नहीं है, इसका रिडक्शन हुआ है। और दूसरा बंदा कौन है? दूसरा सीआर है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। सीआर वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, क्योंकि जो लास्ट में होता है उसका होता है रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखा है, इसका भी और इसका भी। तो हमें यह पता लग गया रिडक्शन किसका हुआ है एंड ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। तो हमें क्या करना था? रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस करना था। तो चलो रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस करते हैं। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन करना था। तो आप कहते हैं मास्टर साहब रिडक्शन किसका हुआ है? इसका, यानी कि 0.15, 0.15 एसएन का हुआ है ना। तो एसएन वाले का जो है, एसएन वाले का 0.15 है एसएन, और यहां पर होगा सीआर। तो 0.15 माइनस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सीआर का। सीआर की वैल्यू है माइनस 0.74, तो यहां पर एक आएगा माइनस 0.74। इसको ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा बताओ? 5 4 9 7 1 8 है ना, 0.89। तो बताओ भाई 0.89 वाला कौन सा क्वेश्चन है? 0.89 बी। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर आप हल्का सा भी अपने थियरी पे ध्यान देते हो तो आप देखो यार कितना आसान क्वेश्चन था ये, कि अगर एसोसिएट होगा तो मास क्या होगा, जुड़ेगा तो मास क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन था। और ये कितना आसान था कि भाई ई नॉट सेल। अब मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि हमने 2024 में जब बच्चों को पढ़ाया होगा तो हमने उनको ये ई नॉट सेल नहीं पढ़ाया होगा? आपको लगता है? ऑब्वियसली पढ़ाया होगा भाई, ये भी पढ़ाया होगा कि एबनॉर्मल मोलर मास या एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है, ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था। तो आप कैसे चिल्ला सकते हो पेपर खराब जाने के बाद कि भाई पेपर बहुत टफ आता है? नहीं चिल्ला सकते आप। अभी एमसीक्यू इतने टफ, ऐसे चिल्ला रहे थे बच्चे, एमसीक्यू इतने टफ आए थे कि भाई मैं क्या बताऊं क्या। वो बच्चे होते हैं जो 20 मिनट का वन शॉट देख के जाते हैं पेपर से पहले, फिर उनको शॉट मिल रहा होता है गजब, फिर उनको उस शॉट से दर्द होता है, फिर वो चिल्ला रहे होते बाहर। मैं आपको लॉजिकली बोल रहा हूं, आप पढ़ के जाओ, मिथ में मत आओ कि पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये है वो है। ठीक है हमारे टाइम पर इससे भी टफ क्वेश्चन आते थे कई बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लोग चिल्लाएंगे। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, किसने किसने नहीं किया होगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिल करूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ आता है मुझे, मैं समझ गया। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2। अच्छा, द मैग्नेटिक मोमेंट विथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, देखो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग। स्पिन एंगुलर मोमेंटम चाहे
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, चाहे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैंने पढ़ाते वक्त अलग अलग नाम भी लिखवाए थे, आप कभी चेक करना, इसको ऐसा ऐसा कहा जाता है। पर फिलहाल मुझे क्या बोल रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr+3। अब देखो यार, क्रोमियम का पहले, अब देखो यहां पर एन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो मैं बोल रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब है कि तुम्हें कितना कंफ्यूज हो कर सकते हैं। दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग बाई वर्ड्स। देखो, तो अब आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, आप बोलोगे बेटे बेटे एन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैं क्रोमियम बनाऊं। तो चलो क्वेश्चन इधर करते हैं, पहले आप क्रोमियम बनाओगे। आप बोलोगे देख भाई, क्रोमियम बनाते हैं जो कि होता है 24। तो आप बोलोगे अच्छा, तो सीआर का जो है वो होगा 3d5 4s1। क्रोमियम का 3d5 4s1 होता है। अब कई लोग बोलेंगे हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। तो भैया मैं पढ़ाने तो बैठा नहीं हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाऊं। आर्गन के बाद 3d5 4s1, मैंने ट्रिक्स बता रखे पढ़ाते वक्त। अब मेरे को क्रोमियम +3 का मतलब क्या हो गया, आर्गन 3d3, क्योंकि देखो 1 यहां से जाएगा और 2 यहां से, तो ये 1 यहां से गया और 2 यहां से, तो 5 का 3 हो जाएगा। तो यहां पर डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, एन की वैल्यू 3, डी के अंदर 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक मोमेंट का, जो मुझे याद नहीं आ रहा, एन याद आ रहा है, मतलब n+2, पक्का ना? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका यूनिट क्या था, बीएम था इसका यूनिट, बोर मैग्नेटो। चलो एन की वैल्यू कितनी है, 3, 3 + 2 5, 5 √15 कितना होगा बताओ, √15 कितना होगा? अब √15 क्या ऑप्शन में क्या दे रखा है इन लोगों ने? ऑप्शन में है 2.87, 3.47। भाई इतने करीब करीब आंसर दिए हैं, देख रहे कितना करीब करीब आंसर दिया है। हद मचा दी इन लोगों ने। देखो अगर ऐसे फील करो, अगर √16 हो तो कितना आंसर होगा, √16 का आंसर कितना होता, 4। तो √15 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 3 पॉइंट कितना, तो मैं आपको बता दूं, 3 पॉइंट जो मैक्सिमम नंबर है वही हमारा आंसर होगा। 3 के नीचे जो मैक्सिमम नंबर होगा, यानी मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि वो है कितना, 15 तो है। अरे यार, अगर √16 का आंसर 4 है, तो √15 कितना होगा? √15 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं भाई, लेकिन ये तो गलत है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई देखो, तो बच्चा पहले से स्ट्रेस में है, देख लेते हैं क्योंकि मैं तो भाई देखो, मैं अगर यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, वैसे मुझे रूट का सॉल्व करना भी आता है, ठीक है, वैसे मुझे रूट का सॉल्व करना भी आता है। आप लोगों को पता है, सिखाते हैं बचपन में रूट सॉल्व करना, देखो ऐसे लाइन खींच के 15 लिख के, पता है ऐसे रूट सॉल्व करना होता है कि इसके आसपास क्या आएगा, 9 आएगा, ऐसे करते देखो, 3 3 जा, अच्छा 9 आ गया, और फिर 9 का सॉल्व करते हैं, पॉइंट लगा लगा के आता आंसर। पर हमारा आंसर जो हमने निकाला है ना, बिल्कुल सही निकाला है, हमने लॉजिक से निकाला, और वो भी चाहते थे कि हम ये लॉजिक लगाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि आप हल, सब कुछ सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस ट्विस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने क्या ट्विस्ट किया, आप लॉजिकली सोचो। उन्होंने बोला कि देख भाई, बच्चे को खुद दिमाग लगाना चाहिए कि √16 का मतलब अगर 4 होता है, तो √15 का मतलब क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट यहां पर मैक्सिमम, 3 पॉइंट मैक्सिमम। तो 3 देखो, √15 है ना 16 से जस्ट नीचे, तो 3 पॉइंट मैक्सिमम मैंने ये लिया, तो मेरे लॉजिक से आंसर सही निकला, मैंने अभी कैलकुलेटर किया था। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। लेकिन मान लो अगर ऐसा मेरा आंसर आता, यहां पर 13 लिखा होता, सपोज करो 13 लिखा होता, तो मैं क्या सोचता कि √16 4 है, तो √13 कितना होना चाहिए? तो देखो कि हमें यह पता लग गया कि √16 4 है, तो ये समथिंग होना चाहिए 3 2 के, आइडिया लगाएंगे, ऐसी आइडिया लगाना है आपको। क्या बात समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे? कि ऐसे कर, देखो मैं बताऊं कैसे करता, मैं चलो सिखा देता हूं, मैं कैसे दिमाग लगाता हूं। देखो √16 मुझे पता है, देखो अगर मान लो कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि मान लो मेरे पास है √13, तो सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना, सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे पहले ऊपर का रूट देखो 16 जिसकी वैल्यू पता है, और इसके नीचे का रूट देखो 9, तो √9 क्या होता है 3, √16 4, तो ये पक्का 3 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा? सॉरी, हाँ सही तो है, कितना आसान तो है, सही तो है। अगर √16 4 होता है, और रूट मतलब इसके ऊपर का रूट लो और इसके नीचे का वो रूट लो जो तुम्हें पता है, तो ऊपर का रूट मैंने लिया और नीचे का लिया जो मुझे पता है, तो मुझे आइडिया लग गया कि देखो √13 जो 3 पॉइंट समथिंग है। अब देखो, अब जैसे 16 है और ये 13 है, तो इसमें कितने का गैप आ रहा है बताओ? 16 से 13 में कितना गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है, यही लपेट गिरा के, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, देखो समझो प्लीज, ये कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं 9 से 4 आगे है और 16 से 3 पीछे, तो ये कहीं ना कहीं बीच से बड़ा होगा, तो 3.6 समथिंग लिख सकते हैं हम। आइडिया कि बीच क्या होता है, देखो बीच होता है 3.5, बीच क्या होता है 3.5, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये थोड़ा सा ऊपर है, यहां से गैप 4 है, मतलब थोड़ा बढ़ा के लिखना है 3.5 से बढ़ा के। तो देखो यार, ऐसी मैं तो अपने टाइम पर ऐसे लॉजिक लगाता था, ठीक है। आपको पता नहीं होगा कि मेरा जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था, जबकि मैं जेई की तैयारी भी नहीं, क्लियर क्या, मेरे को अवार्ड मिला था,
ठीक है ना, अपने स्कूल में मैं बहुत हाईएस्ट में था, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने वैसे बहुत सारी लाइफ में एग्जाम निकाले, बस दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के, और मेहनत तो चलो करता है, हर बंदा ही करता है। पर फिलहाल अब ये वाला क्वेश्चन, अब कई लोग बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो हमें नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन आपका इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं आपको रिएक्शंस जो है ना हमेशा एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ाता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रुक जाओ, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, लुक एट दिस क्वेश्चन, कहां गया, इधर। इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है कि अगर हम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा KMnO4 के साथ। तो एक्चुअली मैं आपको एक बता दूं, सभी रिएक्शंस में पढ़ाता हूं, पिछले साल मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे डाला हुआ है, किसी को यकीन हो तो चेक कर लेना। इधर देखो, ये सारे रिएक्शंस में पढ़ाता हूं, ठीक है, कि कौन किस में जाएगा, एसिडिक मीडियम में, या फिर आगे और दिखाता हूं आपको। मैं सब पढ़ाता हूं, KMnO4 से लेके सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, आई टीच ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी मैं आपको और चीज दिखाता हूं, देखो, बस मैं आपको ये लास्ट में पढ़ाता हूं रिएक्शंस वाली चीजें, जो रिएक्शन वाली चीजें होगी ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं लास्ट में, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिलहाल अभी मैं रिएक्शंस, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो, चाहे D&F ब्लॉक के हो, लास्ट में इसलिए कराता हूं ताकि बच्चे को याद रहे, वो आसानी से याद नहीं कर सकता। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन मेरा देखोगे, मतलब अभी मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये मैं हर किसी को पढ़ाता हूं, मैंने पिछले साल भी पढ़ाया ये रहा, कि आपको SO4-2 ही मिलेगा ऑक्सीडेशन के बाद। क्या मिलेगा? SO4-2। देखो ना, ये देखो, इसका आंसर देखो, यहां भी क्या मिल रहा है, SO4-2। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तब भी SO4-2, SO3 का करोगे तब भी SO4-2। तो इसमें अगर बच्चे को हम पढ़ा के भेजते हैं कि याद रखो भाई ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिलेगा, तो किस पे क्लिक करना चाहिए उसको, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं फंस जाओगे, तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब इसका नाम लिखना है यार, अब ये नाम, अब देखो नाम लिखने का मैंने भी ट्रिक बना रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने आपको कहा है कि देखो भैया, कुछ नहीं करते, पहले लीगेंड लिखते हैं, तो बताओ, डाई अमाइन, बताओ डाई अमाइन, चेक करो ना यार, डाई अमाइन डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम 2 है, कितना है, X-2 + 2, 4 हो गया। क्या हो गया? 4। तो कौन सा आएगा? बी। यस, समझ में आ गया? दिख नहीं रहा? इधर आओ, अरे पास देखो यार, तुम देखो, बड़ा आसान है। चलो, तो गाइज ये सब देखो, अब IUPAC नेम कैसे निकालते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल है। डाई अमाइन पहले A आएगा, फिर क्लोरिडो आएगा, फिर ये प्लेटिनम है, और इसका जब वो निकालोगे ना X, ये क्लोरीन पे -2 = में 2, तो X4 आएगा। तो 4 में मेरे पास सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, प्लेटिनम है ना, ये प्लेटिनम है बेटा। देखो यहां पर चेंज किया है, प्लेटिनेट कर दिया है, प्लेटिनेट नहीं होता, प्लेटिनेट तब आता है जब यहां पर नेगेटिव हो, नेगेटिव। तो मैंने जो पढ़ा दिया, बस मुझे पता है एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, टेंशन मत लो। तो अभी तक आपको लगा, पिछली बार भाई सच बोल रहा हूं, लिटरली लोग रोड पे चिल्ला रहे थे, क्योंकि देखो एक रोता है ना, अच्छा ये रो रहा है, मैं भी रोऊंगा, मैं भी रोऊंगा, और इस तरह से पॉपुलर बना दूंगा रोने को, ताकि फैमिली को भी लगे हाँ अन्याय हुआ है। दिस इज अ क्रिमिनल थिंकिंग ऑफ माइंड। अब ये क्वेश्चन देखो, कौन कहेगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाते? कौन कहेगा? मजाक नहीं कर रहा हूं, जो कहेगा सर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ाते या कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैं उसको मखमल के गद्दे पे लेटा दूंगा। मजाक नहीं। सुनो, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं तो कहता हूं इंपॉर्टेंट है ये। अब बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है स्ट्रेट चेन का सबसे ज्यादा होता है, तो जीतेगा ये, स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है। फिर ब्रांच का सबसे कम, सबसे कम, सबसे ज्यादा, और ये कौन है बताओ, अपने दोस्त का नाम लो, बीच वाला, ठीक है। चलो दोस्तों तो सेकंड आएगा टॉप नंबर। अच्छा कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में सबसे कम वाले को पहले लिखते हैं, तो सबसे कम है फर्स्ट, उसके बाद है थर्ड, और उसके बाद है सेकंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आ रहा है सर, दर्द नहीं हो रहा है सर। चलो, कौन सा ऑप्शन टिक मारे? वही, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसे मत बोलो, सबसे कम ना, अरे माय मिस्टेक ब्रो, माय मिस्टेक। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम लगाएंगे ना, तो सबसे कम है थर्ड। अरे मैं एक्चुअली जो मैं मखमल का गद्दा याद कर रहा था, वहां गड़बड़ हो गया। मतलब सोचो ना कितना गजब की चीज है ये। तो ये थर्ड, थर्ड सबसे कम, फिर उससे ये तो सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, और ये थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकंड, सेकंड सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, और बीच का मैंने इसको बोला था ना, तो मैं बोला था दोस्त का नाम लो। तो कौन सा ऑप्शन है? सी, दोस्त का नाम लिया, सी। क्या बात है। नाउ सुंदर सुंदर बच्चों, क्यूट क्यूट बच्चों, लिखा है कि अल्काइल हैलाइड, सपोज करो कुछ भी हो, CH3, CH3, Cl, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर यानी SN2
बायोमोलिकुलर मतलब SN2, एक होता है यूनिमोलिकुलर, एक होता है बायोमोलिकुलर। तो इस रिएक्शन में क्या होगा सबको पता है, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक सबको पता है, पीछे से अटैक होता है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन। ठीक है, बायोमोलिकुलर का मतलब होता है SN2। तो ये सब तो यार क्या यार, क्या ब्रो तुम इतने आसान एमसीक्यू दे रहे हो और पूरी दुनिया इस चक्कर में। अब देखो एक सबसे खास बताऊं, सबसे खास बात, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर का ना हो। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। हमारे हक में इतना ही है कि हम सिलेबस कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर सकते हैं और अपने टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आप पेपर जैसा बने देखा जाएगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डालो अपने मन में, डर लगना जायज है, ठीक है ना। देखो लिखा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बोला है तीन चीजें। देखो अब आप अपना नोटबुक खोलना, और मैंने इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क किया होगा, जबकि मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन यहां पर है, पर पढ़ाते वक्त मैंने ऑटोमेटिक मार्क किया होगा कि पानी ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो वाटर मोर एसिडिक किसमें है, इसमें। ले जीत गया ये वाला, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो देखो ये है अल्कोहल, और अल्कोहल से ज्यादा होता है वाटर, और सबसे ज्यादा होता है फिनॉल। फिनॉल सबसे ज्यादा होता है, C6H5OH फिनॉल है। ये सेम ऑर्डर मैंने करवा रखा है यार। आप नोटबुक खोल के तो देखो यार, देखो सब में वाटर पीछे, यहां भी वाटर पीछे है, यहां भी वाटर पीछे, यहां वाटर सबसे आगे, वाटर सबसे आगे नहीं होता। देखो मैं बता रहा हूं, फिनॉल समझना। अरे मैं बोल तो रहा हूं भाई, तुम मुझसे पढ़ के जा रहे हो, बस ईमानदारी से रिवाइज करके जाना। फिनॉल, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद आपका ROH। ध्यान रखना, मैंने इसके ऊपर बहुत बातें की है, बहुत जोर दिया है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। और मैं जब हम मजे भी ले रहे थे, मजे भी लेते, फिर तो सर पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे मैं मजे ले रहा था, फिर तो बस मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तू तो भाई साहब पिए जा रहा है, पिए जा रहा है ओहो ओहो क्या बात है, ओहो क्या बात है, कुछ दिन पहले ये करवाया है। 9 क्या है देखिए, लिखा है प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए प्रोपाइल, 1 2 3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह प्रोपाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला है। इसको ना ऐसे लिखो RMGX तो अच्छा लगेगा, RMGBR, जहां पर R का मतलब क्या होगा, ये प्रोपाइल 3 कार्बन। कह रहा है इसका रिएक्शन CO2 से करवाया ना, CO2 से, CO2 लिखा है क्या, मैंने पढ़ा नहीं। ट्रीटेड विद CO2, और इसको हाइड्रोलिसिस किया, एसिड हाइड्रोलिसिस। याद है, मैं बार बार बोलता हूं कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है। यार मैं बोल तो रहा हूं, अब बोलते रहा हूं, मैंने बहुत ट्रिक से पढ़ाया आपको, बहुत ट्रिक से, बहुत जान से, बहुत दिल से, बहुत आत्मा से, बहुत प्राण से। मैंने जैसे आपको पढ़ाया है ना, जैसे मैंने आपको ट्रीट किया है, बस आप एक बार लेक्चर्स देखो तो सही, आपसे क्वेश्चन सारे बनेंगे। देखो अब ये जो आपको मैंने बताया था, ये कार्बन और ये O-, ये नेगेटिव यहां पर आता है और प्लस वाला इसके ऊपर जाता है, तो ये कुछ ऐसा बनता है। देखो C डबल बॉन्ड O, यहां पर R आ जाएगा, R नीचे R आ जाता है, और इस O के ऊपर लग जाता है MgBr। और जब इसके अंदर हम O डालेंगे, H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये H बन जाता है H। पता है ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि इस H2O को ऐसे तोड़ते हैं हम, HOH, H2O डालते हैं, ये MgBr निकल जाता है, MgOHBr, MgOHBr, और ये H यहां लग जाता है, तो ये बनेगा देखो R C डबल बॉन्ड O और ये OH, और इस R को क्या बोला था, प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब CH3 CH2 CH2, तो 4 कार्बन का एसिड बनके रेडी है। कौन सा आंसर आएगा, 4 कार्बन का एसिड, ये रहा A, C3H7COH। अरे भाई क्या नहीं होगा, चलो भाई नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए, अरे यार तुम लॉजिकली बताओ, जो पिछली बार इतना हंगामा मचा था, फिजिक्स को लेके भी, केमिस्ट्री को लेके भी और मैथ्स को लेके भी, तीनों को लेके मचा था, ऐसी कोई बात लग नहीं रही मेरे को। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड। अमाइड क्या होता है सुन लो, इसको अमाइड कहते हैं, मैंने बताया कि अमाइड किसे कहते हैं, प्रोपोनामाइड इंटू प्रोपेनामाइन। अमाइन में जाना है आपको, क्या है प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइड, अमाइड ना, थोड़ा मिस प्रिंटिंग नहीं लग रहा है, कार्बन कम हो जाता है। नहीं देख रहा हूं मैं, सही है ना ये प्रोपेनामाइड, ठीक है। CH3 CH2, इससे हमें कहां जाना है, CH3 CH2 CH2 NH2। देखो आप थोड़ा यहां सोचते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामाइन जाना है। अब देखो इसका मतलब हमें पता क्या करना है, इसका हमें इसको गायब करना है,
है ना, और इसको गायब करना है और वहां पर हाइड्रोजन लगाना है। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस नहीं, Br2 एक्वस H2 नहीं, LiAlH4 इन ईथर रिडक्शन कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH2। Br2NaOH पता है कौन सा रिएक्शन है? ये आपका डिग्रेडेशन। Br2KOH सुन लो, वही तो मैं कह रहा हूं, Br2KOH वाला जो होता है ना, वो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड समझाऊं तब आप इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाओगे। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, अब ये कंपाउंड है और इससे मेरे को यहां जाना है CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहां पर देखो मेजर चेंजेस हम जो कर रहे हैं ना, हम इस डबल बॉन्ड O को, इस डबल बॉन्ड O को हम H में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कर तो हम यहां पर रिडक्शन ही रहे हैं एक प्रकार से, मैं आपको बताऊं तो आपको ये सोचना है कि रिडक्शन करने का मतलब ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा ले। तो रिडक्शन के लिए आपको बेस्ट चॉइस कौन सी लगती है मुझे ये बताओ। देखो अधिकतर बच्चे इसको चुनते हैं, लेकिन वही तो मैंने ये ऑप्शन को देख के ही अपने आंसर को सोच रहा था, क्योंकि उसमें क्या होता है, बड़ा आसान होता है, C डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में वही तो मैं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में अगर प्रोपेना की जगह पर इथेनामाइन होता तो दिस क्वेश्चन इससे सॉल्व होता। तो बताओ इसका क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? फिर तो हम रिडक्शन ही करेंगे, और रिडक्शन के लिए फिर हम LiAlH4 ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस H2, अगर बहुत सारा हाइड्रोजन देंगे तब भी काम हो सकता है। दिस क्वेश्चन आई बेस्ट पूछ रहा है ना, बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर एक बार और हम वेरीफाई कर लेंगे। सो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हमें सिर्फ इसको इसमें कन्वर्ट करना है CH2 में, तो अगर हमें COO को CH2 में करना है तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है LiAlH4, जो मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूं। तो देखो कितना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। मतलब बिलीव मी, दिस क्वेश्चन इज रियली कंफ्यूजिंग। पता है इसने क्या बोल दिया? बेस्ट रिएजेंट, क्योंकि H2 करता है, सिलेक्टिव नहीं करता है, पर ये भी करता है नॉट सिलेक्टिव। आपको नॉलेज नहीं है, मुझे है। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है 1000 बार कि LiAlH4 क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो आप इसको टिक मार के आते हैं, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने भी ऐसे किया इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अगर लास्ट में सोचो कि क्या टिक मारूं, तो आप सोचोगे सर ने इतनी बार पढ़ाया है कि LiAlH4 रिडक्शन करता है, रिडक्शन करता है, तो आपको याद रहता है, आप टिक मार के आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो इट इज एन एल्डोहेक्सोज। सही है भाई, पढ़ाया मैंने। इसमें एल्डिहाइड होता है और 6 कार्बन होता है, तो ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज ये होता है बेटा C6H6O6। तो बेटा ये एल्डो भी होता है, हेक्सोज भी होता है। सही है यार ये बात। तो ऑन हीटिंग एन हेक्सेन, ये भी सही है, एन हेक्सेन हो जाता है। इट एग्जिट इन फ्यूरानोज, फ्यूरानोज में नहीं होता, ये पायरानोज होता है। आप देखना, मैंने लिखा है पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये वर्ड लिखवाया मैंने, पायरानोज। तो ये गलत है, तो ये गलत है, हमें यही सिलेक्ट करना था कौन सा गलत है। और क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। इट डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट, अपने उसमें तो देता है ना, ये ग्लूकोज का जो लीनियर वाला स्ट्रक्चर होता है इसमें देता है। ठीक है, डीएनपी से रिएक्शन नहीं करता, सुनो, डीएनपी से नहीं करता है, और भी बहुत चीजों से नहीं करता है। ठीक है, देखो सबसे बेस्ट हमें चुनना होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आ गया ना, तो आप एक से अधिक चुन सकते हो, डी भी हो सकता है इसका। आप सुनो, लेकिन स्टेटमेंट्स लिख दिया, स्टेटमेंट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा अलाउड है, एक से ज्यादा अलाउड है स्टेटमेंट्स। तो देखो अगर हम सच बोले, दिल से बोले ना, तो जो ग्लूकोज है उसके पास फ्री एल्डिहाइड नहीं होता, और जिसके पास फ्री एल्डिहाइड नहीं है वो सिप्स बेस के साथ रिएक्शन, सिप्स टेस्ट नहीं देगा। हाँ, ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक बोलता रहा हूं, यानी कि ये दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें लिख दिया स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो सी तो गलत है, इसका डी भी गलत है, इस डू नॉट गिव सिप्स टेस्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अच्छा, तुम लोगों को लगता नहीं कि हम सब पागल हैं? पागल कैसे है, इसने बोला है आपको वो पहचानना है जो गलत है, तो यही तो गलत है, ये तो सही बात है ना। डज नॉट गिव, हाँ हमें पता नहीं देता है, तो ये तो अरे इसने मेरे को सोचवा दिया, मैंने कहा क्या कह रहा है ये, इसने फिर मैं सोच रहा हूँ कह क्या रहा है ये। सुनो सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखो तो सही, मतलब मैं कह रहा हूँ ये सही बात है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये सही बात है, पर सही बात तो चुननी ही नहीं है, गलत बात चुननी है गधो। वही तो मैं, अरे ऐसे सुनो,
जैसे ये सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, पर हमें आंसर में चुनना क्या है? हमें इसे हटाओ, काटा मारो। आंसर में चुनना है कि गलत कौन सा है, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो भैया ट्रू ये नहीं है, ये बात तो सही है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ये भी बात सही है, और इट डज नॉट गिव सिर्फ टेस्ट, हाँ ये भी बात सही है, टेस्ट नहीं देता, लेकिन चुनना गलत, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू ये। भाई ऐसा मत लिखा करो नॉट ट्रू वाला, ये थोड़ा अजीब सा होता है मेंटली थोड़ा वो कर देता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन बार बार ऑस्मोसिस वाला क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, फटाफट करके दिखाओ। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये तो मैं नहीं कराऊंगा तब भी कर लोगे, ये तो मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोल चुका हूं इसका आंसर। जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाता हूं तो ये पक्का करवाता हूं, आम पत्ते फूल सब कराता हूं। तो लिखा है कि मैंगो है अनरिप, मतलब एक आम है, आम आम, ठीक है, सेब है ये तो, आम है नहीं। चलो मैंगो प्लेस इन कंसंट्रेटेड, यहां पर कंसंट्रेटेड है मतलब हाई कंसंट्रेशन, और फिर इसके अंदर लो होगा, अगर बाहर हाई है तो अंदर लो होगा। ओस्मोसिस पता क्या होता है? सही आपका आंसर, ओस्मोसिस में लो से हाई की तरफ जाता है पानी, तो पानी अंदर से निकलेगा, तो ये जो आम है सूख जाएगा, इट लूजेस वाटर, क्योंकि लो से हाई की तरफ पानी निकलता है, लो से हाई की तरफ। तो ये सब तो हमने 1000 बार पढ़ा हुआ है। चलो सब कुछ छोड़ो, हमने 12 एमसीक्यू देखे और हमें ये पता है लॉजिकली अगर कहीं इसने कंफ्यूज किया है तो सिर्फ एक में कंफ्यूज किया है, इस वाले में, और वो भी कंफ्यूज नहीं किया, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। बात समझ पा रहे हो? इट मींस कि 2025 का पेपर इतना हुआ नहीं था जितना कहा जा रहा है। अगर इफ यू हैव नॉलेज, आपने अगर सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो केयरफुली पढ़ लिया करो। देखो ए का मतलब होता है कि बोला सही है, मतलब बताया सही है और एक्सप्लेन भी किया है। ए का मतलब होता है कि जो लिखा है वो सही है और एक्सप्लेन भी कर रही है। बी का मतलब होता है कि दोनों सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। चलो मैं बताता हूं, यहां सब लिखा हुआ है, देखो बोथ सही है और यहां पर एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब होता है ए। दोनों सही तो है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ ए सही है, और ये है कि ए ट्रू है, असर्शन सही है, रीजन असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। देखो ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए खुद ही। बाकी अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है कि भाई ये जो है और ये एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक, हाँ देखने में सही है। ऑल द लिगेंड्स आर सेम, ओके, असर्शन सही, रीजन सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। ओके होमो, भाई होमो नहीं बता रहे, हाथ पकड़। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, है होमो मतलब एक जैसा। गाइस अरे वो जो मैंने एक दिन बोला नहीं था, कुछ बोला था, मैं एक दिन पॉज कर दूं। प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो एक बार प्लीज, कोई आया है? चलो देखो क्वेश्चन है, वैसे हम होमोलिप्टिक ये सब पढ़ चुके हैं, आपको याद हो जब मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था। अरे याद नहीं किसी को? सुनो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, डिक्रीज इन द ऑर्डर। देखो जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि तुम प्रेशर में डालो, सिलेबस जल्दी कराओ, सिलेबस जल्दी कराओ, मुझे तमीज से पढ़ाने दो। अगर कोई लेक्चर मेरा 9 पहुंच गया ना, एकदम से आने लग जाएगा, अरे भाई मास्टर इतना क्यों पढ़ा रहा है। अबे तो भाई पेपर में क्या लिखोगे तुम? लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, सही है, ये तो मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाँ ये तो बस ठीक है, इसने स्टेट यहाँ पर लिखा है, यहाँ बताया है, पर एक्सप्लेन क्या किया है? एक्सप्लेन थोड़ी क्या है, ऊपर तुमने सिंबल लिखा, नीचे तुमने बता दे, दिस इज नॉट, तो मतलब कि सही बा, एक्सप्लेन ना बा, तो ऑप्शन बी। चलो 15वां क्वेश्चन करते हैं, और ये सब लिखवाया हुआ है मैंने, दोबारा नोटबुक में आप चेक कर लेना। क्या है भैया, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर। बिल्कुल मैंने हमेशा सिखाया आपको, अल्कोहल के अंदर एच बॉन्डिंग होता है, तो एच बॉन्डिंग की वजह से मिथॉक्सी मिथेन से इसका ज्यादा होगा। देखो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये ऑर्डर हम बहुत बार लिखे हुए हैं। तो लिखा है कि देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। अरे वाह यार,
ये तो बड़ी गजब बात है कि बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज्यादा होता है, और नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इथेनॉल में। इंट्रा लिख दिया है, इंट्रा, हे इंट्रा लिखा है। भाई साहब क्या खेला है। मैं आपको बता दूं, अब मैं माना इनको कि पेपर में कैसे खेल रहे हैं, देख लो। अब यहां पर ध्यान रखना, इथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसके पीछे रीजन होता है इंटरमोलिकुलर। स्पेलिंग देखना, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है। पर इस बंदे ने क्या कर दिया, इंट्रा की जगह पर इंटर, ये इंटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर इंटरमोलिकुलर होता है, पर यहां ने इंट्रा लिख दिया, इंट्रा, इंट्रा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, इंटर, इसने लिखा है इंट्रा। तो भाई अब सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये बुद्धि आती है कि क्वेश्चन को स्पेलिंग को भी ध्यान से पढ़ना है, कि इंटर लिख रहा है कि इंट्रा लिख रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैंने यहां पर जोर दिया जानबूझ के। तो पहला सही है, दूसरा गलत। आप देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। मैंने ग्लाइसिन का एक्सेप्शन लिखवाया था पढ़ाते वक्त, आप चेक करना, ग्लाइसिन का एक एक्सेप्शन लिखवाया था मैंने, ठीक है। ये मैंने कहा था लिख लो लिख लो कि ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। आप बायोमोलिक्यूल खोलो और चेक करो, मैंने लिखवाया ये वर्ड ग्लाइसिन के बारे में। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको याद ना हो तो ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। तो मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन, यस यस, एल वाले ही ज्यादा होते हैं। तो ए सही है, आर भी सही है। ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। फिर मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन, ये भी सही है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे एक दूसरे को। नहीं, एक प्रकार से ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसके पास ही तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसे फील करो कि अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव है, मोस्ट, एक मिनट यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। ऑल नेचुरल अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है जी, आपकी बात सही है जी। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, जी आपकी बात सही है। पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, एल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्टिकल एक्टिव है, डी एल। यार यहां पर ना अब दो चीजों में हल्की सी दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। अगर हम ऐसे सोचे तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं भाई एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एक्सप्लेनर्स को क्या करना चाहिए, दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम बोलेंगे ए ठीक है, आर ठीक है, बस। तो ये कौन सा ऑप्शन है आप मुझे बताओ, ए ठीक और आर ठीक हो तो। जो मैंने आपको फाइनल आंसर बताया वही आंसर भी इंटरनेट पे अवेलेबल है कि इसका ए ठीक है, आर ठीक है, पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा। इससे ना मुझे फील नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि फील ऐसा होना चाहिए था बिकॉज दे रोटेट या बिकॉज दे आर दे हैविंग कायरल सेंटर, समथिंग ऐसा बोलना चाहिए था। कुछ बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सीखने को मिला आपको ग्लाइसिन के बारे में, ठीक है, फटाफट। और इंसुलिन के बारे में भी सीखना होता है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो 16 क्वेश्चन हमने किए, जिसमें मैं फील हुआ 16 में से कोई भी बच्चा इजीली 15 स्कोर कर सकता है, अगर एक बाई चांस गलत भी हो जाए तो, ठीक है। देखो कई बार ना असर्शन रीजन पढ़ के फील हो जाता है कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो फील आ जाए तो रुक जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे फील हो गया तो मैं रुक गया। अब यहां पर आप देखो, अब हम सेक्शन बी में आ गए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हम कितनी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। कुकिंग इज फास्टर एज कंपेयर टू ओपन। अब देखो ये क्वेश्चन फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। सबसे खास बात, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। जो आदमी ये कहते हैं ना कि 2025 में ऐसा पेपर आया, कहीं क्वेश्चन ही नहीं थे, अभी तक के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं, इसलिए मैं पीवाईक्यू करने को कहता हूं आपको। कुकिंग फास्टर होता है। अच्छा, इसका गजब की चीज दिखाऊं एक, आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट डाला है, जिस शॉर्ट में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो मैं तुम्हें गजब की बात दिखाता हूं, मैं लास्ट में तुम्हें कुछ शीट्स दूंगा, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है। अभी चलो आज से भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब यार ऑब्वियस क्वेश्चन है कि देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मैंने सिखाया भी आपको, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ये जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाते तभी पढ़ाते हम, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाते वक्त बताते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो खाना जल्दी पक जाएगा, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बस इसका आंसर लिखना था। अब मेन बात ये आती है कि इसका आंसर एग्जाम में लिखना कैसे है।
तो देखो एज ए स्टूडेंट मैं क्या करता, ये मेरा एक पेज है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता, एक लाइन इधर खींचता स्केल के बराबर, जितना मेरा स्केल का चौड़ाई होता है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, और इधर मैं करीबन 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ता और यहाँ लिखता रफ वर्क। जैसे मैं बता रहा हूं मैं कैसे करता, रफ वर्क लिखता इधर, ठीक है, और इधर मैं लिखता जो भी है मेरा ये सॉल्यूशन नंबर को जो भी है ऐसे लिखता मैं, सॉल्यूशन नंबर 17 का पहला पार्ट, ए लिखा है ए, तो ए लिखता। और जब मैं इसको लिखता तो ऐसे लिखता, बिकॉज ऐसे स्टार्ट करता, ये नहीं लिखता, ऐसे नहीं लिखता जैसे हम बचपन में लिखते हैं कि कुकिंग इज फास्ट इन प्रेशर कुकर बिकॉज, बस तेल लगाए। पेपर चेक करने के बाद, पेपर चेक करने वाले के पास बहुत सारा पेपर है, जिस क्वेश्चन पे जिस आंसर सीट को पढ़ के उसको आसानी फील हो रही है, उसका मूड ठीक हो रहा है, उसमें आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। मैं आपको सिंपल हैक बता रहा हूं। अगर तुम उसको इरिटेट करोगे कि बीच में मैं डाल दूंगा वॉल्यूम 1, नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आंसर लिखते लिखते बीच बीच में रैप लिख देंगे, कुछ कुछ लिख देंगे, तो तो जो भी है मैं एक बात बता रहा हूं आपको, तो अब नहीं, पहले चलता था स्कूल कॉलेज के एग्जाम में, स्कूल पैसे नहीं डाल दिए ऊपर, दिस इज प्रेशर कुकर में खाना फास्ट बनता है क्योंकि, फिर वहां पर वो रैप स्टार्ट कर देंगे, गाना स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट में भी लिख देंगे प्रिया शाम को पार्क में चलो 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 गाइस, मैं ऐसे करता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत पेपर चेक करा भाई। एक बार मेरी किस्मत में 10 रुपए निकले थे, ठीक है, और वो पेपर पता नहीं किसका था, नाम हम तो होता नहीं है, पर मैं समझ गया कि ठीक है 10 रुपए है, जेब में डाल लिए थे मैंने, अब क्या लफड़े में पढ़ो, इंक्वायरी बिठाओ बेचारे पे, 10 रुपए आ रहे, आने दो, सही बात है कि नहीं। पर बहुत मेहनत का काम होता है पेपर चेक करना, बहुत मेहनत का, दिमाग एकदम फन्ना जाता है। तो आप क्या करना, आप ऐसे लिखना कि देखो भाई, बिकॉज, यहां से स्टार्ट करना, मैं आपको समझदारी वाली बात बता रहा हूं, बिकॉज इन प्रेशर कुकर, इन प्रेशर कुकर इन प्रेशर कुकर फूड बॉइल्स, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना क्या है ये, कुकिंग इज फास्टर, तो बिकॉज इन प्रेशर कुकर फूड बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू ओपन वेसल। अब ये लिख दिया हमने। अब ये लिखने के बाद मैं क्या काम करता, यहां पर प्रेशर कुकर फूड बॉइल्स पे और हायर और टेम्परेचर पे, बस इतना ही पढ़ के टीचर खुश। और लास्ट में मैं और कर दैट इज आई डॉट ई लिख कैसे लिख देता कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, फुल फॉर्म में लिखूंगा, बीपी मत लिख दिया बेटे, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, बस दैट इज ऐसे करके ऐसे। और बहुत समझदार टीचर हुआ तो ये सब तो देखेगा भी नहीं, ये देखा खट आओ मेरी बेटी कुमारी, सीधा, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सही है, क्योंकि आंसर सही है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ऐसे भी दिखा सकते हो। और फूड बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो खाना जल्दी पक जाएगा। तो ऐसे आप आंसर लिख के आएंगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। आप फालतू में लिखोगे कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, तब वो भाई बंदा इरिटेट हो जाता है। अब देखो लिखा हुआ क्वेश्चन, अब देखो ये सब क्वेश्चन इतने पॉपुलर है भाई, हमने पिछले साल भी कराए यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले साल भी कराए हैं, हर बार करवाते हैं, और लोग कहते हैं कि यार टफ है टफ है। देखो डिफाइन एजियोट्रॉप, ये क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम में, और बच्चे पूरी वही पेपर, मेरे को तो इतना रोना आता है ना कि तुम क्या इतने में ही पास हो गया होगा अभी बंदा, 16 क्वेश्चन पीछे, और ये पीछे अगर 10 भी ले लो तो 10 नंबर आ गए, 10 भी सही मान लो तो 10 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से लो, 12 नंबर तो ऐसे ही बन गए, 12 और ले आएगा पास, 23 नंबर चाहिए 70 में से, तब भी फेल हो रहे भाई। देखो ऑन मिक्सिंग क्वेश्चन है बेटा, ऑन मिक्सिंग एक्स एंड वाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज, वॉल्यूम लेस देन 0 हो गया, तो ये नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। क्या है ये? नेगेटिव डेविएशन। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व? मैंने ये भी क्वेश्चन कराया है, बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? मैंने सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, चलो सोचो इसका आंसर बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। अब देखो बाई चांस की बात है कि ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का निकला, मैंने इसको 2022, 18, 17 हर बार कराया है ऐसे क्वेश्चन, और बाई चांस मैंने अभी 2-3 महीने पहले भी जब सॉल्यूशन का क्वेश्चन करवा रहा था मैंने ये करवाया कि देखो वॉल्यूम लेस देन, सबने आंसर दे दिया, ऑनलाइन में भी दे दिया, तुम लोगों ने भी दे दिया है कि V लेस देन 0 होने का मतलब है कि भैया डेल्टा H भी लेस देन 0 है, इसका मतलब यहां पर हीट रिलीज हुआ है। अगर यहां पर हीट रिलीज हुआ है ना, तो आप थर्मोमीटर लगाओगे, थर्मोमीटर लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि हीट रिलीज हुआ है, तो हीट कैप्चर करेगा, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज होगा।
टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्या बात है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। ध्यान रहेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, कई लोग बोलेंगे मास्टर साहब ये क्वेश्चन कब कराओगे आप। अरे भैया अभी मैं आपको खोल के दिखाऊं ना तो आपको पता लगेगा कि ये सब क्वेश्चन लास्ट में मैं कराता हूं। देखो अभी मैं दिखाता हूं। क्या क्या, ओए नहीं 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 नहीं, सर्दी है बेटा इसीलिए नहीं। क्या कह रहा, कौन सा ये मारने पीटने की बात कौन कर रहा है। ये देखो ऐसे करवाऊंगा मैं सभी हर टाइप के, कि ऐसे वाले कौन से है, आई वाले पूरा ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बताऊंगा कि आई जो है किसमें कन्वर्ट होता है। देखो आई जो है I2 में कन्वर्ट होता है। ये सब ट्रिक बताऊंगा बढ़िया से। एसिडिक मीडियम में आई जो है I2 में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं किस मीडियम का था। आ जाओ। अरे मैं सब करवाऊंगा भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा, एक एक चीज पूरा हिसाब लिया जाएगा। लास्ट में कराऊंगा लेकिन रिएक्शन में स्टार्टिंग में नहीं कराता भाई। स्टार्टिंग में रिएक्शन इसलिए नहीं कराता कि बच्चे भूल जाते हैं। ये देखो यही था ना आपका कि एसिडिक मीडियम में देखो H+, आई किस में जाएगा। देखो MnO4 का भी बताऊंगा, आई भी I2 में जाएगा और बैलेंस करना सिखाऊंगा ट्रिक से। क्वेश्चन खत्म, सब बता दूंगा। देखो ये Fe+2 एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, वो भी मैंने लिखा हुआ है, चलो दिखा देता हूं। Fe+2 एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा। तो मैंने सारी बात कि आप ट्रस्ट करो और मेरे प्रोसेस पे चलो, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते भैया हम। ये देखो एसिडिक मीडियम में Fe+2 Fe+3 में जाएगा। लो दोनों क्वेश्चन यही आगे जो लिखे हुए कि I- को I2 बनाना है, Fe+2 का Fe3 बनाना है, फिर बैलेंस कर देना है। दोनों ही क्वेश्चन। अब ये नोट्स मेरे कब के बने हुए हैं, ये जो सेम लिखा हुआ है ये 2012-11 से चल रहे हैं। 2011-2012 से, बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना है ये। और देखो वही मैं सेम हर साल पढ़ा रहा हूं, मुझे नया बनाना का शौक नहीं है। सेम नहीं, कुछ हर बार अलग पढ़ाते हैं ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल देखो यही पहले दो क्वेश्चन ही आ गए, और भी जस्ट सबसे हार्ड पेपर में जिसकी आप बात कर रहे थे। तो इट मींस कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोसेस पे फोकस करो, अपने सिलेबस पे फोकस करो, जो मेहनत कर रहे हो उसको रिवीजन में कन्वर्ट करो। देखो ये जो बैलेंसिंग के 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिस 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन यहीं से आ गए। पता है इसको कैसे बैलेंस करते हैं, मैं सिखा रहा हूं। पहले हम बेसिक आइडिया लेते हैं कि जो Cr है वो एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, यहां लिख देंगे, ठीक है। फिर Mn एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, यहां लिख देंगे। अच्छा I एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, यहां लिख देंगे I2, ठीक है। फिर Fe एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, ये यहां लिख देंगे। और फिर आपको एक बैलेंसिंग का ट्रिक बताऊंगा, खत्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो जो अभी रो रहे थे, क्यों रो रहे थे मुझे समझ नहीं आया। लिखा है देखो, एक है बेंजल्डिहाइड और एक है प्रोपानल। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और एक है प्रोपानल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, प्रोपानल। कह रहा है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। यानी एक न्यूक्लियोफाइल है OH-, तो जल्दी इस पर रिएक्ट करेगा कि जल्दी इस पे। ये ऑर्डर बताया मैंने। रीजन क्या, रीजन देखो, रीजन ये है कि यहां पर पॉजिटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव, सही है। चाटा मार दूंगा आके, रुक जाओ मजाक कर रहा हूं, चाटा मार दूंगा आके अगर ऐसा सोच रहे हो तो। मैं बोलता हूं बेंजीन वाले बंदे देखेंगे, अच्छा बेंजीन है तो पक्का आंसर यही होगा, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। गलत, इसका ऑर्डर लिखवाया हुआ है मैंने। मैं 90% बच्चों को बोलूंगा भाई इसका आंसर क्या होगा, बोलेगा सर ये तो बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस वाले की वजह से स्टेबल है, रिएक्शन फास्ट है। यहां पर बेंजीन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सीखो। आप लोगों का ऑर्डर लिखवाया हुआ है मैंने डिटेल में। देखो अगर हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, तो देखो मेन खेल हमें ना इस कार्बन के पॉजिटिव को देखना होता है। तो देखो इस कार्बन का पॉजिटिव, अब देखो यहां पर अगर बेंजीन वाला कंपाउंड है, तो बेंजीन वाले कंपाउंड में क्या गड़बड़ है, बेंजीन वाले कंपाउंड में ये गड़बड़ है कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ ही नहीं पाता है ठीक से, क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है यहां पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है ना, तो यहां से ये पॉजिटिव गायब हो जाता है, और यहां पर पॉजिटिव गायब हो गया, यानी लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अगर ये लेस पॉजिटिव है तो जो OH- है यहां पर अटैक करने नहीं जाएगा, तो क्या होगा, OH- जो है अटैक करने यहां पे जाएगा। तो इसमें फास्टर होता है, इसमें कम स्लो होता है, मैंने लिखवाया हुआ है, आपको चेक करना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल से प्रोपानल रिएक्शन करेगा, प्रोपानल। अब बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो देखो मैं एग्जाम में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आप एक लाइन खींचिए और एक तरफ लिखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर इस कार्बन पे, ठीक है, देखो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इस कार्बन पे आप पॉजिटिव दिखाइए, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत परफेक्शन की तरफ जाए तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, चलो परफेक्शन छोड़ो ना,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर चला जाता है, इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो आप इस कार्बन पर ऐसे पॉजिटिव दिखाना, अगर सिर्फ पॉजिटिव दिखाओगे तब भी चल जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव दिखाओगे तब भी चल जाएगा, वहां पर अगर आप एरो नहीं दिखाओगे तब भी चल जाएगा। अब बेंजीन, अब सुनो, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, और ऐसे दिखा सकते हो आप कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ आप ऐसे भी दिखाओगे, ठीक है। तो आपने ये सब दिखाया, अब आप क्या बोलोगे कि यहां पर होगा ऐसे एरो दिखा के, या फिर ऐसे कर सकते हो, सबसे बेस्ट बता रहा हूं, अगर टीचर तुम्हारा देसी नहीं है तो तुम इस पे स्टार मार्क कर दो, स्टार, और यहां भी स्टार मार्क कर दो, स्टार, ठीक है, और ऐसे ऐसे बताओ इसको, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस। और सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो उसको माइनस आर बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट कार्बन मार्क्ड विथ स्टार, मार्क्ड विथ स्टार, और ब्रैकेट में लिख देना सी स्टार, कार्बन मार्क्ड विथ स्टार, कार्बन मार्क्ड विथ स्टार हैविंग लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एज शोन इन फिगर, शोन इन फिगर 2, इसका नाम रखना फिगर 2, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाओ, इतना आसान कर दो टीचर के लिए कि भैया वो कहे कि आओ 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 हमारी बेटी 18+ आओ, मतलब मजाक कर रहा हूँ गाइस, जस्ट किडिंग। सुनो, 18+ मतलब शादी योग्य, नहीं अब 21 हो गई क्या एज, चलो। तो डेंसिटी एज शोन इन फिगर, अब सुनो 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 प्लीज गाइस, hence less reactive, hence less reactive towards nucleophile, क्योंकि पॉजिटिव कम है, यहां लिख देना, ऐसे एरो दिखा देना, लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। आप फिर बोलना कि hence less reactivity towards nucleophile, बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, खेलना पड़ेगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, कि भैया न्यूक्लियोफाइल के प्रति ये लेस रिएक्टिव होगा, क्या होगा, लेस रिएक्टिव, समझ में आया। तो बस हो गया, और यहां ऐसे दिखा देना, यहां पर है मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के मुकाबले, बेंजल्डिहाइड, बिकॉज जो आर इफेक्ट है ज्यादा स्ट्रांग होता है, आप ये लिख सकते हो यहां पर, वैसे तो काम हो गया है पर एक्स्ट्रा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज माइनस आर इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर होता है, इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन इंडक्टिव, ब्रैकेट में लिख देना, देखो यहां पर ना इंडक्टिव है, पर इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रांग होता है ये रेजोनेंस वाला, तो ये रेजोनेंस वाला क्या करेगा, उस पॉजिटिव को खत्म ही कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें लिखनी पड़ती है थोड़ी सी समझदारी से, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने को कह रहा है। अब देखो कितना आसान है यार, कितना ये, ओ माय गॉड क्या है, चलो भाई हो जाए क्या, अरे हो जाए, क्या बात है, 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां यही कर दूं क्या, अरे यही कर दूं, कर दे, ठीक है, CH3 CH2 Cl। अब मुझे बताओ, ये ABCD वाले क्वेश्चन से डरते बच्चे, सर ABCD, क्या है ABCD, NaCN, ये KCN की तरह है, KCN की तरह, Cl की जगह पर क्या लग जाएगा बताओ, और ये मैंने कल भी कराया है, मैंने कहा है कि लोग सब कुछ पढ़ाएंगे पर लोग तुम्हें ये सब नहीं पढ़ाएंगे जो आता है रियल में, CN। अब ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि H2Ni, जब इसका रिडक्शन करोगे तो अमाइन बन जाएगा, यहां पे देखो कैसा बनेगा अमाइन, मैंने कहा था ये CH2 बन जाता है, ये NH2, तो CH3 CH2, ये CH2 और ये NH2, बेटा जब रिडक्शन करते हैं ना तो CH2 NH2 बन जाता है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो बी वाला क्वेश्चन, भाई इतना ऑब्वियस है, इतना ऑब्वियस है, पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि बच्चा नहीं इतना कर लिया तो अभी तक वो पास हो गया होगा, अभी तक बच्चा पास हो गया है। अब फील करो ना, देखो ना यार, हम प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है, हम प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, भैया सब कुछ प्रीवियस ईयर से आ रहा है, आप मिथ में मत जियो, हर बच्चा मिथ में है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तो आता नहीं है, फायदा नहीं है, कर नहीं रहा है। अब ये मेरे मन में कहां से आया, बच्चे ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर आप कहते हो प्रीवियस ईयर करो, पर प्रीवियस ईयर से तो पेपर ही नहीं आता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब पता है लाला, मतलब ही नहीं पता कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का सिंपल मतलब है कि तुम्हारी 4 करनी है, सुना के, इट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और कुछ भी नहीं है।
अब देखो बी है C6H5NH2 एनालीन। मैंने कहा 0 से 5 डिग्री याद कर लो तुम बस। ओहो, अरे हो, बीडीसी बनता है बेटा, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने कहा था बहुत फेमस होता है ये। फिर ये कौन सा है बताओ? C6H5NH2। ये C6H5NH2, C6H5NH2 पता क्या होता है ये एनालीन डाल रहे हैं इसमें, एनालीन। बेटा ये कपलिंग रिएक्शन है, मैंने कहा था जोड़, इस पे जोड़ करना, कपलिंग रिएक्शन बीडीसी का एनालीन और बीडीसी का फिनॉल के साथ, बीडीसी का एनालीन के साथ एंड बीडीसी का फिनॉल के साथ जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो रिएक्शन है कपलिंग, तो ये कपलिंग रिएक्शन कैसे करवाते हैं देखो, देखो कपलिंग रिएक्शन कैसे करवाते हैं। कपलिंग रिएक्शन करवाने के लिए सुन लो, कपलिंग रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहले बीडीसी को ऐसे लिखा जाता है टेढ़ा करके, N2+Cl-, बीडीसी को टेढ़ा। उसके बाद एनालीन, एनालीन को भी टेढ़ा करके लिखा जाता है, टेढ़ा करके एनालीन को लिखा जाता है। और प्यारे बच्चों यहां से H को HCl करके निकाल दिया जाता है, तो आपके पास मिलता है ऑरेंज डाई। पता है ना ऑरेंज डाई होता है, एन डबल बॉन्ड, अरे अभी तो पढ़ाया कुछ दिन पहले, ऑरेंज डाई, ओए येलो डाई, येलो, मैं बार बार ऑरेंज बोल देता हूं, ठीक है, येलो डाई होता है प्यारे बच्चों, येलो डाई, ऑरेंज नहीं येलो डाई। देखो तो इसका जो फाइनल आंसर यही आएगा यार। अभी देखो ना, अभी करवाया था 3-4 दिन पहले ये सब चीजें, हाँ जब भी किया था, लेकिन किया था, याद है। अब देखो ये, अब ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है, 21 लिखा है राइट द रिएक्शन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट। ओहो क्या आसान क्वेश्चन है। डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज मतलब क्या? देखो डी ग्लूकोज ये होता है C डबल बॉन्ड O H 1 2 3 1 2 3 4 5 6, एक होता है L, एक होता है D, ठीक है। D वाले में इधर ही होता है सब कुछ, ठीक है। थर्ड OH इस तरफ होता है, सब सिखाया हुआ है। यहां पर इधर OH हो गया 1 2, बाकी सब पे इधर OH होगा, OH 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 OH, बाकी H H H H। देखो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूं। तो ये हमारा डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज में कह रहा है एक बार हम डाल रहे हैं HCN, तो क्या होगा यार, सबको पता है क्या होगा। इस कार्बन को मानते हैं प्यारे बच्चों प्लस, इसको माइनस, तो ये H+CN-, तो H+ यहां चला जाएगा और CN- यहां चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो करो, खुद से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, फिर मैं करता हूं, मैं बोलते बोलते थक गया बहुत देर से। चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मैंने कुछ खा लिया। देखो ये पूरा हिस्सा सेम रहेगा, इसको X बोल रहा हूं, X, तो ये X यहां रहेगा, ठीक है। और X के ऊपर क्या है? एक बॉन्ड, बॉन्ड, और इस C के ऊपर क्या लग रहा है? C के ऊपर CN और O के साथ OH H, ठीक है। आपको ड्रॉ कर लेना सेम टू सेम, ये सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना। देखो बस इस कार्बन से ये CN लग गया, O के ऊपर H लग गया और इधर H है, तो O के ऊपर H OH CN H, तो CN OH H, बाकी X ये सेम टू सेम रहेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन, इसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं। अब देखो ये जो है इसमें डालते हैं Br2 वाटर, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है, ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन करता है और बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। अरे ये सब तुम्हारे नोटबुक में आप चेक करना, यू मस्ट हैव टू चेक। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ ही पहली बार मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। कभी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आंखों से एक बार ऐसे पलट के देख लिया होगा, ठीक है। हमारा मेन काम होता है कि भाई सिलेबस पढ़ाओ, बच्चों को क्वेश्चन कराओ, बस बाकी पेपर में बच्चा खुद ही कर लेगा, पढ़ के जाएगा। तो मुझे लगता है कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम फंसे, कोई भी नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये X सेम रहता है पूरा, ये नीचे का पूरा हिस्सा सेम रहता है, बस ऊपर वाला हिस्सा क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, तो नीचे का हिस्सा वहां रिपीट कर देना। तो यहां पर क्या है देखो, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट HCN Br2 वाटर। बड़ा इजी क्वेश्चन, फटाफट आगे बढ़ते हैं, 22वें क्वेश्चन पे थे हम लोग। सो प्यारे बच्चों शुड आई स्टार्ट? आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, पता नहीं क्या है। एक क्वेश्चन है ग्लूकोज का वाटर के अंदर, देख लीजिए वाटर का जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी,
बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा वाला दिख गया मेरे को, ये ना के एफ के भी दिया है, के एफ दे रखा है आपको इतना और के बी भी दे रखा है, ठीक है, के एफ एंड के बी आर इतना, ये के एफ है और ये के बी है द बॉइलिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, मोलल कांस्टेंट है यार, डिसअपॉइंट कर दिया क्वेश्चन ने, मुझे लगा 2025 का है भाई, कोई खतरनाक क्वेश्चन होगा, ये तो मजाक बना दिया। देखिए दोस्तों, इसमें डेल्टा टीबी जो है वो होता है केबी इंटू में मोललिटी। कई लोग बोलेंगे सर आई लगा दो, सर आई लगा दो, अरे इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन बोला ही नहीं है, जब तक एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना बोले आपको आई लगाने की जरूरत ही नहीं होती भाई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, डेल्टा टीबी का ये फॉर्मूला होता है और डेल्टा टीएफ का ये फॉर्मूला होता है, के एफ इंटू में मोललिटी। अब इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि ये भाई 2025 के पेपर में दे क्यों दिया, ये इसकी खास बात है। आपसे बोला है कि देखो भाई हम आपको के एफ दे रहे हैं और के बी दे रहे हैं, आपको के बी दे रहे हैं और के एफ भी दे रहे हैं, ओके, और आपसे कह रहे हैं कि हम आपको डेल्टा टीबी भी दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट इतना, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो कितना बढ़ा हुआ है, देखो डेल्टा टीबी कितना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल 100 होता है ना, अबे तो बढ़ कितना गया, डेल्टा टीबी निकाल लोगे ना 0.20, 0.20 क्या होता है, बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, तो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं, ये देखो 100 होता है नॉर्मल, इसका इतना है, मतलब आप डेल्टा टीबी निकाल सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो क्या कह रहा है कि भाई देख मैं तेरे को के बी दे रहा हूं, के एफ दे रहा हूं, तेरे को डेल्टा टीबी दे रहा हूं, तो डेल्टा टीएफ निकाल के दिखा, तो डेल्टा टीएफ, तो मैं बताऊं इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि अगर हमें डेल्टा टीएफ निकालना है जी, तो के एफ हाँ पता है जी, हम मोलैलिटी निकाल लेते, क्योंकि डेल्टा टीएफ ये टारगेट है, ये टारगेट है, अगर टारगेट निकालना है तो मोलैलिटी लेके आओ, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, चेक करो, के एफ की वैल्यू है 1.86 है ना, के एफ 1.86 है ना, देख लो एक बार, हाँ के एफ पहला वाला 1.86 है, तो के एफ 1.86 है, तो मुझे मोलैलिटी चाहिए, मेरे टारगेट के लिए मुझे मोलैलिटी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, पीछे मुड़ के आप देख सकते हो कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टीबी है 0.20, के बी की वैल्यू कितनी थी 0.5112, यहां से मोलैलिटी निकाल लूंगा, मोलैलिटी मेरा कितना आ जाएगा 0.20 बाई 0.512, ये मोलैलिटी आ गया, यहां डाल दूंगा, तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एक स्टूडेंट बन जाता, स्टूडेंट, और मैं इसको कैसे करता, चलो मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं ऐसे करता, मैं कहता देखो पहले लिखता मैं गिवन, गिवन, तुम चाहते हो कि मैं प्लम्बर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, एस्ट्रोनॉट बनूं, बिना ग्रेविटी, लेस थकान, चलो तुम चाहते क्या हो, स्टूडेंट ही ठीक है, तो मैं लिखता भैया गिवन, मैं बोलता देखो, मैं बोलता कि डेल्टा टीवी जो है मुझे लॉजिकली पता है 0.20 है, केबी जो है 0.512 है, फिर मैं कहता ऑल्सो डेल्टा टीएफ जो है मेरा टारगेट है, डेल्टा टीएफ मेरा टारगेट है और मुझे केएफ दिया हुआ है 1.86। अब एक छोटी सी मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, क्या कि जब आप बोर्ड्स का पेपर लिखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं गिवन के टाइम पर भी आप यहां पर यूनिट्स लगाएंगे, जो यूनिट्स गिवन है, तो प्लीज गाइस यहां यूनिट डालना। वही मैं कह रहा हूं, मैं एज ए स्टूडेंट क्या सिखा रहा हूं आपको कि हमें टीचर को यह दिखाना है कि भाई हम बहुत मेहनत करके आए हैं, समझदारी से आए हैं और एक्सपीरियंस से आए, हम उल झुलूल नहीं है, उल झुलूल करके ऐसा नहीं करके आए कि हाँ ठीक है पेपर कर देते वरना पेपर हमारा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं भाई। चलो तो हम बोलेंगे डेल्टा टीएफ टारगेट है और केएफ हमें पता है, आप बोलोगे नाउ अगले पेज पे या कहीं भी, नाउ नाउ फॉर डेल्टा टीएफ केएफ इनटू मोलैलिटी, तो आप बोलोगे वी नीड टू कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी चाहिए किसी भी हाल में, वी नीड टू कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी चाहिए। फिर आप बोलोगे देयरफॉर यूजिंग डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, ए यार केबी कितनी है, यहां से आप मोलैलिटी निकालोगे, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, देखो ये 0.20 अपॉन में 0.512, अब मैं तो स्टूडेंट हूं, आई एम नॉट अ टीचर, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने एक लाइन खिंचवाई थी आपको याद है, रफ वर्क की, एक रफ वर्क का लाइन लिखवाया था मैंने, तो मैं वहां जाऊंगा और उससे बात करूंगा, बोलूंगा देख भाई 0. पहले तो पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, ये पॉइंट, अच्छा गजब की बात आ रहा हूं,
पॉइंट के बाद आप 2 पॉइंट तक ही लिया करो, सॉल्व करने में इजी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 0.512 है ना, तो हम 0.51 ही लेंगे, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट तक अलाउड है, तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, देखो 20/51, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 200 होगा, तो 51 इंटू में 3 ही कर पाएंगे हम, 51 इंटू में 3, तो 3 एकम 3, 5 या 15, तो 153 हुआ। कितना हुआ, फिर से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 3 गए 7, और ये 9 में से 5 गए 4, फिर आप 0 लगाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो 500 के आसपास है ना, ये 8 बार में जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 बजे 40, 8 बार में जा सकता है, देखते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, देखा मैंने कहा था ना कि 9 बार में जा सकता है, वेरी गुड, तो इसको 9 बार में जाएगा ये 9, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो ये 0.39 हमारा आंसर आया। तो बोलेंगे देखिए जी हमारा मोलैलिटी जो है, और ये सब चीज पहले बोल रहा हूं मैं, इसका यूनिट जरूर लिखना, मोलैलिटी का यूनिट मोल्स पर केजी। एक चीज मैं बता रहा हूं, चलो मैं तो स्टूडेंट हूं, नो शॉर्टकट, ये रफ वर्क में आप दिखाओगे कि आप कर रहे हो बेटा, वरना यहां तो लिख देगा ना, तो समझेगा तूने ताऊ से देखा है, बगल वाले ताऊ से, ठीक है, तो ये, और कुछ भी ना हो तो ऐसे ऐसे एक्टिंग कर देना, अगर बगल वाले ताऊ से देखा है तो ऐसे ऐसे करना, ठीक है पहले समझा रहा हूं मैं, अगर बगल वाले ताऊ से कुछ भी देख रहे हो तो थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये गाइडलाइंस के अंदर है, इवन वो लोग लास्ट पेज देते हैं, यूज फॉर रफ वर्क, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे। तो देखो यहां पर क्या है कि 0.39 मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी मेरी मोलैलिटी आ गई। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो इसको इक्वेशन 1 मानोगे जो आपका टारगेट है, ठीक है, इस टारगेट में मोलैलिटी चाहिए ना आपको। अब बोलोगे आप पुटिंग स्मॉल m 0.39 मोल्स पर केजी इन इक्वेशन 1, अब वहां डालोगे आप तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इजिकल टू KF, KF की वैल्यू 1.86 इंटू 0.39, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना, अब ये भी मुझसे करवाओगे हैं, कर लो, ठीक है, 186 39, 9 छक 54 हासिल लगे 5, 9 अठे 72, 5 77 के 7 हासिल लगे 7, 9 एकम 9 7 16, क्या बात है, 6 तिया 18 8 तिया 24 25 हासिल लगे 3 एकम 3 2 5 ते लागे सर 6 5 11 1 12 5 1 6 7, तो 0.7254 आ रहा है, सही है भाई। तो देखो आपने देखा होगा पढ़ाते वक्त मैं कैलकुलेशन छोड़ देता हूं, बट यहां मैं पूरा कर रहा हूं क्योंकि कर सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट नाउ, ठीक है ना। तो ये डेल्टा TF है और ये टेम्परेचर होता है बेटा, तो ये सॉरी ये टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस आएगा, क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर क्या क्या गलती है जो आप कर सकते हो, माइनस लगाना, क्योंकि ये डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां हम पहुंच गए, ठीक है, डेल्टा TF, तो नहीं डेल्टा TF सही है आपका, मतलब वो लिखते वक्त, फ्रीजिंग पॉइंट लिखते वक्त इसको माइनस में लिखना, किसमें लिखना कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस का 0 पॉइंट, ये तो ठीक है, देख लो ये ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लिखते वक्त 7254 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये 0 पॉइंट क्यों आया, 4 के बाद पॉइंट क्यों आया, क्योंकि यहां पर 4 2 के बाद है ना, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्या आपको मुश्किल लगा न्यूमेरिकल? अच्छा इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू मोलैलिटी, सुन तो लो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, M से M खत्म, नहीं समझे तो डेल्टा TF की जगह पर क्या डाल देंगे, निकालना है तो डेल्टा TF को निकालना है, डेल्टा TB कितना था 0.20 और KF की वैल्यू कितनी थी 0. KF है 1.86 और ये क्या है KB 0.51, बस ये 1-2 लाइन में करने वाला क्वेश्चन है कि आपने 2 इक्वेशन दिए है, दोनों को डिवाइड करो, M से M कट गया, M निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब इसको सिर्फ यहां जाके मल्टीप्लाई कर देना है, यू गॉट योर आंसर डेल्टा TF और सेम आंसर आएगा। चलो ठीक है, मजा आ गया होगा। सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको कुछ बातें पहले ही क्लियर कर दूं। पहली बात ये प्यारे बच्चों की, यहां पे ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन तो आप खुद लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना है, यानी आप ये थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे, भले ही पेपर कितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन तो डिफाइन वाले ही आएंगे, डेफिनेशन वाले या थ्योरेटिकल, यानी हमें थ्योरी पे भी फोकस करना है, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल और रिएक्शंस के पीछे भाग रहे हैं, यानी डेफिनेशन वाली चीजें डेफिनेटली करनी। अब प्यारे बच्चों बी वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा डीपली समझना क्या क्वेश्चन लिखा है, कि क्वेश्चन लिखा है यूजिंग E0 वैल्यूज ऑफ X एंड Y। देखिए पहले तो आप समझिए एक टॉपिक जिसका नाम है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक
रिएक्टिव मेटल को, सपोज करो आयरन, आयरन पानी से, हवा से, एनवायरमेंट से, एयर से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। एक रिएक्टिव मेटल को बचाने के लिए उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल बाहर रख दिया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, आयरन को बचाने के लिए आयरन के आगे एक मोर रिएक्टिव को रखा जाता है, मोर रिएक्टिव को, मोर रिएक्टिव को। देखो इसका बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है। मान लो कि किसी इंसान ने, जैसे पुलिसमैन है, समझना, और किसी इंसान ने 10 रुपए की चोरी की है, और किसी इंसान ने, मान लो किसी इंसान ने 10 लाख की चोरी की है, तो पुलिस वाला बेसिकली इसको इग्नोर कर देगा और इसको पकड़ लेगा, क्योंकि ये 10 लाख वाली बात है। उसी प्रकार से अगर मुझे आयरन को बचाना है तो आयरन को पुलिस वाला इग्नोर कर दे, पुलिस वाला मतलब एयर, तो हम बाहर रख देते हैं एक मोर रिएक्टिव मेटल। देखिए मोर रिएक्टिव के लिए ध्यान रखना, ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होता है, मोर नेगेटिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव के लिए ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इजीली ऑक्सीडाइज का मतलब है कि ये आसानी से रिएक्शन कर लेगा। तो क्वेश्चन है कि देखो एक्स और वाई आपको अलग अलग मेटल दिए हुए, बताना है बेटर फॉर कोटिंग आयरन। आयरन को बचाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग किसकी करेंगे, मोर रिएक्टिव की। मोर रिएक्टिव के लिए ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होता है, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मोर नेगेटिव वैल्यू इसकी है बेटा, देखो। तो जो हमारा एक्स है, एक्स, एक्स इस क्वेश्चन का आंसर। पर एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, एग्जाम में आप लिखोगे कि आप चाहो तो डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो, यू कैन शो योर क्रिएटिविटी, ऐसे कि आयरन को बचाने के लिए कोटिंग करेंगे मोर रिएक्टिव का, और ऐसे लिख भी सकते हो, फॉर मोर रिएक्टिव ई नॉट वैल्यू मस्ट बी मोर नेगेटिव। चलो मान लो एग्जाम में मुझे लिखना, मैं ऐसे लिखता, देखो एक्स हैविंग मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू विच इंडिकेट्स, जो बताता है, इंडिकेट मतलब बताता है, विच इंडिकेट्स इट इज मोर रिएक्टिव एंड easily oxidized, easily get oxidized, hence metal X used for coating। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं। आप ऐसे डायग्राम बनाइए, आपके पास जो नॉलेज है वो साइड में लिखिए, टीचर को अच्छा लगता है, टीचर को लगता है कि हाँ भाई बंदे में कुछ बात तो है। एक्चुअली सब में कुछ ना कुछ बात होती है, वो एग्जामिनर समझ जाता है, 2-4 क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाता है कि हाँ भाई ये बाप है कि बाप नहीं है, ठीक है, समझे। अब अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। आप तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया, मैंने करवाया भाई, इस बार भी कराया, इससे पहले भी कराया, 23 में कराया, 22 में कराया, हर बार कराया। क्वेश्चन है कि देखो एक सर्टेन रिएक्शन है, 50% कंप्लीट होता है 20 मिनट में। 50% कंप्लीट होना, देखो इस क्वेश्चन में बड़ा ट्रिक है। अब देखो इस लाइन को पकड़ो, दो तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए मेन यही होता है कि क्वेश्चन के लाइन को इमेजिन करना। किसी ने बोला सर 50% कंप्लीट हुआ है 20 मिनट में, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो समझदार है, और दूसरा ऑप्शन कि वो समझदार नहीं है। अगर कोई इंसान समझदार नहीं तो ऐसे करेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट बाई ए टी, फिर वो बोलेगा टाइम है 20 मिनट, ओके 20 इजिकल टू 2.303 के, बता एक आइडिया दे रहा हूं, लॉग। देखिए ए नॉट का मतलब यहां पर होता है इनिशियल, तो परसेंटेज में इनिशियल को 100 माना जाता है, 100, और 80 का मतलब होता है बचा कितना है। तो कह रहा है कि 50% कंप्लीट हो गया तो 50 बचा है, तो उसको सॉल्व करेगा। एक तरीका तो ये हो गया कि क्वेश्चन अगर कोई भी है तो ऐसे सोचेगा, दूसरा बंदा सोचेगा अच्छा 50% कंप्लीट हुआ है यानी हाफ खत्म हो गया है, हाफ फिनिश्ड। अच्छा हाफ फिनिश हो गया है, हाफ फिनिश हुआ है कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो बोलेगा अच्छा मुझे डायरेक्टली दे रखा है टाइम हाफ, मुझे टाइम ऑफ हाफ दे रखा है 20 मिनट। अब वो सीधा बोलेगा चलो ठीक है, टाइम हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के। तो देखो दो तरीके, एक जिसका आईक्यू ज्यादा है, किसी का आईक्यू ज्यादा है तुरंत क्वेश्चन को कैच कर लेगा कि अच्छा 50% कंप्लीट का मतलब टी हाफ है 20 मिनट, 0.693 बाई के, और टी हाफ की जगह पर वो 20 मिनट पुट कर देगा यहाँ पे, खत्म। एक तरीका ये है। एक है कि उसको खेलेगा, इसको कट करेगा, log 2 आएगा यहाँ पे, log 2 की वैल्यू लिखेगा 0.693, और log 2 की वैल्यू 0.30, तो log 2 लिखेगा, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, दोबारा हो जाएगा 0.693 बाई के इजिकल टू 20। तो दो तरीके हैं। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर कभी किसी क्वेश्चन को कैच नहीं कर पाते तब भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि 50% का मतलब क्या होता है। पर फिलहाल हमें अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन देखो मेन आपको ये नहीं आपको क्या सीख के जाना है मेरे से, कि क्वेश्चन को सोचना कैसे, बस यही सीखो कि अ सर्टेन रिएक्शन 50% कंप्लीट 20 मिनट में, 300 के टेम्परेचर है, और 50% कंप्लीट इन 5 मिनट, इतना टेम्परेचर है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। ये मुझसे एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड करता है, और मुझसे क्या है, दो टाइम दिया हुआ है, दो टाइम। देखो एक बार 5 मिनट, एक बार 20 मिनट। तो मैं क्वेश्चन को कैसे सोचूंगा, मैं बोलूंगा देख भाई तूने गिवन दिया टी हाफ इजिकल टू 20 मिनट, थैंक यू, और दूसरा तूने टी हाफ दिया मुझे 15 मिनट है ना, 15 था ना, 15, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। फिर एक तरफ लाइन खींच, 5 था क्या, दूसरा 5 था क्या, 5 ही तो है, मैं 5 ही लिख रहा था। फिर एकदम से तो टी हाफ 20 मिनट, टी हाफ 5 मिनट। अब मैं सोचूंगा मेरा टारगेट क्या है। अरे यार टारगेट है एक्टिवेशन एनर्जी,
तो लॉग, देखो मैं बता रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, लॉग K2 बाई K1। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको मैं, ऊपर होता है EA, यहाँ पर 2.303 R और T1 माइनस T2। अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे सोचा कि ये फॉर्मूला होता है? उसके दो रीजन। पहला रीजन, इसमें दो टेम्परेचर दिया हुआ है और दूसरा उसने एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। दो टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा ना भाई। और ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, आप मेरे लेक्चर्स खोल के देखो। अब मैं ये सोचूंगा कि मेरे टारगेट में मुझे क्या चाहिए, मुझे K2 चाहिए, K1 चाहिए, T1 चाहिए, T2 चाहिए। तो मैं सोचूंगा अच्छा K2 कैसे निकालू, तो K2 यहां से निकलेगा, K1 ऐसे निकलेगा। देखो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई K1, तो यहां से K1 की वैल्यू आएगी पता कितनी, 0.693 बाई 20 मिनट, मिनट को सेकंड में कर लेना ताकि पंगे ना हो। फिर यहां से देखो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K, तो टी हाफ की वैल्यू 5 है, तो K इधर आज निकल जाएगा, K ऐसे K2 5 इंटू 60। ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे चालाक बनेंगे, वो कहेंगे सर ये तो बहुत कठिन है। दोबारा बोल रहा हूं, बोर्ड्स का पेपर कभी कठिन नहीं बन सकता। क्यों? लॉजिक देखो, कई सारे बुद्धू बच्चे होते हैं। एक होता है जो करता रहता है सर मैंने बहुत मेहनत किया फिर भी मैं फेल हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक वो होता है जो सोचता है अगले स्टेप को, पिछले स्टेप को करने से पहले अगले स्टेप को सोचो। अगर मैं यहीं पर सॉल्व करने बैठ गया तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मुझे पता है कि आगे K2 और K1 का रेशियो है, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वहां डालूंगा। डालने से क्या होगा, जब मैं K2 और K1 करूंगा, चलो करते देखो, जब आप K2 बाई K1 करोगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप कटेगी। देखना, जब आप K2 बाई K1 करोगे तो देखो 60 से 60 कटेगा, ठीक है, 0.693 से 0.693 कटेगा, क्या बात है, और 5 से ये 20 कटेगा, कितनी बार में, 4 बार में। यानी आप K2 बाई K1 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बोलता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं बुद्धू, कहते हैं बोर्ड का पेपर वेरी टफ, वेरी कैलकुलेटिव। कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं, अगर आप अगला स्टेप सोच लो तो। एक आम बच्चा क्या करता, एक आम बच्चा इसको यहीं पर सॉल्व करता, फिर यहीं पर इसको सॉल्व करता, और सॉल्व करके यहां पर लिख के फिर उसको डिवाइड करता। बट मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, बोर्ड्स का कैलकुलेशन कभी भी टफ नहीं आ सकता। अगर आपको बोर्ड्स का कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो आपने अप्रोच गलत लगा दिया, और सारा खेल दिमाग का ही है। जब भी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा लगे तो वहां पर बोर्ड्स वालों को गाली मत दो, ऊपर थूको, खुद के मुंह पे गिरेगा। बात समझ पा रहे थोड़ा समझो तो तुम्हें एहसास होगा कि हाँ नींद से जाग जाओगे, मेरी गलती। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अब K2 बाई K1 निकालेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, यानी कि 1/5 ऊपर और 1/20 नीचे, यानी ये ऐसे चला जाएगा, 4 आएगा, है ना। K2 बाई K1 कितना है, 4। तो log K2 बाई K1 यहाँ पर 4 लिख दोगे, इसको लिखोगे रफ कैलकुलेशन में करोगे, ये सब जो यहाँ पर लाइन खींचोगे ना रफ, उसमें K2 बाई K1 करके दिखा देना, 4 आ गया। अब तो कितना आसान है, बिलीव मी भाई, इससे आसान तुम्हें क्या मिलेगा। देखो 2.30 R, इसको मल्टीप्लाई करने पर 19 पॉइंट समथिंग आता है। मैंने याद करने को कहा था आप लोगों को, यकीन नहीं हो रहा। देखो R की वैल्यू 8.314 होता है, याद करो आज, और ये याद करके रख लो 2.30 R को। देखो मैं आपको पेपर सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक स्टूडेंट के क्या क्या अप्रोच होने चाहिए। 2.303 इंटू में 8.314, देखो 19.14 होता है, ठीक है। मैंने कितनी बोला, ये आसपास 19 के आसपास आता है, 19.14 है, आप इसको 19 ही लेके चला करो। T1 कितना है, देखो T1 यहाँ पर है 300 और 350, 1/300 माइनस 1/350। अब देखो यार दोस्त, log 4 की वैल्यू एग्जाम में देनी होनी चाहिए। अब ये पेपर है, इसमें log 4 की, मैं बोल तो रहा हूँ तेल लगा के, देखो सब दिया होता है एग्जाम में। सर जी log 4 कितना रखा है, 0.6602। बोल तुम्हारी लाइफ इतनी इजी कर देंगे वो। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 इससे, 19.14, और ये हो गया EA। अब इसको सॉल्व कर लेना, 350 माइनस 350, और ये हो गया कितना, 35 इंटू 3 कितना होता है, 35 35 70, 105, 105 और 3 0, 1 2 3, 0 से 0 गया, ये भी कट जाएगा, समझे। अब क्या होगा, देखो इधर ये है, अब ये आपस में 0.602, 19.14, और डिवाइड होगा 5 से, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10500 से। अब देखो कितना आसान है ये, इस पॉइंट से और इस पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 5 0, 1 2 3 4 5, 2 यहां से और 3 यहां से, 2 0 से 2 0 कटेगा, कट गया जी। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम है, देखो ये तो 105, इससे तो निपट ही जाएगा, कितनी बार में, 11 नहीं, कितनी बार में, 21, 21 पंजे 105, सही है ना, 21 बार में गया ये। अब तुम्हारे पास बड़ा आसान है, आप क्या क्या कर सकते हो, देखो एक हो गया कि आप बिल्कुल रियल में कैलकुलेट करो, एक हो गया अप्रोक्सीमेट। अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता रहा हूं, बहुत आसान काम करना, नीचे के 1000 को छोड़ दो, ऊपर 21, ये 602 है, 602, और ये 1914 है, और नीचे क्या है, बस 1000। आप इसको झटके से तुरंत मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को खौफ लग रहा है तो वो पहले ही अपने मन में इसको 19 मान लेता, क्या मान लेता, 19, और 0.602 जो है इसको वो अपने मन में क्या मान सकता था, बताओ मुझे, 0.60, तब भी उसका आंसर सही आता। तो अगर आप पहले ही ऊपर अप्रोक्सीमेट ले लेते तो आपको नीचे झेलना नहीं पड़ता इतना। तो दो तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के, कि एक आपने पहले ही जीरो, जो इधर देखो बता रहा हूं, एडवांस स्मार्ट तरीका क्या है, देखो जैसे इसने लिखा है कि log 4 को आप 0.602 लो, मैं कहूंगा कि भाई देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अलाउड होता है लेना, तो मैं 602 को मैं पहले लिखता 0.60। मैं आपको बता रहा हूं, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि भाई देखो आपके पास टाइम नहीं है, मतलब एकदम आपने कहा कि ये न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव लग रहा है,
मैं ना इसको लास्ट में करूंगा, और पेपर छीनने आ रहा है कोई बंदा, कह रहा है 2 मिनट्स लेफ्ट, 50 सेकंड्स लेफ्ट, 80 सेकंड्स लेफ्ट, और तुम्हारा दिल धक धक हो रहा है, तब तुम अप्रोक्सीमेट मारो कि ये 0.60 है, इसको 19.14 को 19 ले लो, और ये जो भी है क्या है ये 5, और ये कितना हो गया इधर 10500, पता नहीं क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कितना आसान है, इस पॉइंट को हटाओगे 100 लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 105 इंटू 60 इंटू 19 अपॉन में 5, काट दो 21 से काटो, चलो 21 से गया, तो 21 इंटू 60 इंटू 19 बड़ा आसान है, 21 इंटू 60 इंटू 19 बड़ा आसान है। तो देखो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि हम अप्रोक्सीमेट लेंगे कि नहीं लेंगे, इट्स अप टू यू। आप रियल चलो तब भी आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट चलो तब भी, और मुझे लगता नहीं कि वो मुश्किल था। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई बचपन में हम खूब करते थे, वो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई तो है, और क्या है। अब देखो मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि क्या हो रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि लिखा है, देखो भाई द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज, अच्छा क्वेश्चन में निकालना क्या था ये, हाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा हुआ क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, लिखा है कॉपर हैज एक्सेप्शनली, है यार क्या हो गया ये, अभी ज्यादा बढ़ जा रहा है छोटा हो जा रहा है, सर्दी का मौसम में यही हो चल रहा है आजकल। देखो देखो गोटी बेटाई मस्ती नाई, अरे उनको देखा तुमने जो दया दया भाभी है, दया जी, भाई साहब क्या एक्टिंग है उनकी, देखा तुम लोगों ने, नहीं देखा मेहता जी में। अब और कौन सा दया है भाई जिसके बारे में हमें नहीं पता। द एलिमेंट ऑफ 3D, वही मैं कहूँ कुछ छूट गया क्या मुझसे। रिग्रेट होगा यार, एक बार ये जवानी ढल गई फिर तो रिग्रेट ही रिग्रेट। 30 के बाद इंसान का मन कैसा करता होगा, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं नहीं कहीं कुर्सी पे बैठे हैं। मैं 30 की बात कर रहा हूँ, 30 के बाद इंसान का मन क्या करता होगा, सोचो, ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं किसी भी चीज में, सिर्फ ट्रिप मार सकता है, समझो। अबे यार तुम लोगों को पता है लाइफ में थोड़ा ऊपर उठो और उस चीज से थोड़ा ऊपर उठो, ठीक है। मैं एक बात आ रहा हूँ, जब आपकी एज 30 हो जाएगी ना, 30 क्या तुम 25 तक पहुंचो, फिर तुम्हें लगेगा यार अपने लाइफ में शांति चाहिए, भागना नहीं इतना, जैसे अभी बहुत भाग दौड़ एनर्जी है, तो 25 की एज तक ना थोड़ी वैसी मैच्योरिटी आने लग जाती है, फिर 26 27 28 29 30 तक बिल्कुल बंदा वो, अब बंदे को चाहिए कहीं भी कोना शांति से बैठा हुआ है। द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन, देखो स्कूटी वैन कार मत फेंको निक्कू जी, याद है पूरा लिख दिया उन लोगों ने। अरे भैया जो हम किताब कॉपी में लिख देंगे छपा हुआ आएगा, टेंशन क्यों ले तुम। मैंने कितनी बार कहा है कि भाई जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है, या तो मुझे सारा है ला सीने पर नदियां समाई प्रेम की, अरे वो पूरा सीरीज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो कॉपर हैज पॉजिटिव Mn+2 m वैल्यू y, कॉपर देखो कॉपर +2 से कॉपर 0, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसका आंसर हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, कॉपर +2 का तो मैंने डिटेल में लिखवाया है, लेकिन यहां पर बात अलग है, अभी यहां पर बात E0 की है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अभी मैं सब सॉल्व करवाऊंगा, एक बार देख तो लो। Which element is strong reducing agent in +2 oxidation state and why? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है इस चीज को समझिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज, तो खुद को इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन करना चाहेगा, किसमें चुल है, मतलब कुल मिलाकर कौन है जो +2 में जाना चाहता है, मतलब +2 के बाद भी सुनना क्या लिखा है, विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर आपको याद हो क्रोमियम का जो +2 है वो खुद को कन्वर्ट करना चाहता है क्रोमियम के +3 में। देखो कह रहा है कि +2 में, अगर कोई बंदा +2 में है तो खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए पागल हो रहा है, कौन पागल हो रहा होता है याद करो। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एलिमेंट है M, तो M+2 अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, Mn नहीं M, कोई भी M मेटल, तो ऐसा कौन सा मेटल है जो खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो खुद को आगे ले जाना चाहता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। आप नोटबुक चेक करना मिलेगा आपको ये सब, चलो। और Zn+2 कलरलेस, वो सबको पता है क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो डी ट्रांजिशन, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं तुम्हारी बुद्धि चेक करना चाहता हूं, ये दो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, जितने भी मुझे ऑनलाइन या कैसे भी देख रहे, आई वांट टू चेक योर बुद्धि, कि आप हल्का भी दिमाग लगा सकते हैं इसके अंदर। चलो फटाफट, बुद्धि देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कुछ कर पाए कि लिखा है कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव Mn+2 Mn0 वैल्यू, मतलब क्या है कि जो कॉपर +2 है वो खुद को कॉपर 0 में ले जाना चाहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो E0 वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो इसके पीछे रीजन को समझते हैं। देखिए कॉपर एक्चुअली में क्या होता है, कॉपर होता है अपना, देखिए 3D10 4s1, कॉपर जो है 3D10 4s1, अगर आपको पता हो तो। और हम ये जानते हैं कि अगर आप समझिए, ये कह रहा है कि कॉपर को हमने +2 में ले गए और कॉपर 0 में जाना चाहता है,
क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो भाई ऑब्वियसली अगर आप कॉपर +2 की बात करो तो 3d9 हो जाएगा ये। देखो ना, अगर हम कॉपर अभी 0 की बात करें तो 3d10 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से। कॉपर +2 में आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका ये क्या बनेगा, देखो 3d9 बनेगा, जो कि ऑब्वियसली ये इसमें स्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करना चाहता है, ये कॉपर 0 में जाना चाहता है। 0 में, 0 मतलब ऐसा बनना चाहता है, 0 वाला। क्या बनना चाहता है ये 3d10। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो कॉपर हैज Mn+2 से, मतलब M+2 मेटल पॉजिटिव से मेटल 0 में, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? तो आप बताओगे भैया कि कॉपर जब 3d9 में है तो इतना स्टेबल फील नहीं कर रहा, लेकिन जब कॉपर 10 में जाएगा, 10 मतलब +2 से 0 में, तो वो स्टेबल फील करेगा, है ना। आप लॉजिकली सोचो, कॉपर 0 ज्यादा स्टेबल कि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल? तो आंसर मिलेगा कॉपर 0 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। इसकी क्या होगी, कॉपर 0 की होती है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल सकते हो, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कि कॉपर 0 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ये स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल। तो भैया स्टेबिलिटी में ही तो रहना चाहेगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसका आंसर, आप एक सेंस तो ये हो गया आंसर करने का कि आप कहोगे कि कॉपर +2 इज नॉट स्टेबल इनफ, सो इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू कॉपर 0। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कहा जाता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जाता है कि कॉपर +2 हैविंग नो इनफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। कॉपर +2 हैविंग नो इनफ हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसके पास इतना इनफ हाइड्रेशन इंथैल्पी नहीं होता है टू कंपनसेट हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब तुम बोलोगे सर ये सब तो आपने कभी पढ़ाया नहीं, कॉपी खोल के देख लेना, पता लग जाएगा अपने आप। देखो मैं बताऊं, अगर तुम ये लिख के आते ना एग्जाम में, सिर्फ जितना मैंने आपको बताया कि भैया कॉपर +2 3d9 है, ये लेस स्टेबल है, और ये 3d10 ये मोर स्टेबल है, इसलिए यहां से यहां में जाएगा, कोई माइका लाल तुम्हारा नंबर नहीं काटने वाला। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने प्रूफ दिया है कि कॉपर 0 स्टेबल है और कॉपर +2 कैसा है बताओ। कॉपर +2 लेस अनस्टेबल मत बोल दो, लेस स्टेबल, अनस्टेबल तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना, लेस स्टेबल वर्ड यूज करना है। तो फाइनली तुम क्या एग्जाम में आंसर लिख के आओगे, एक तरीका आसान वाला कि देखो लेस स्टेबल से वो कहा जाता है मोर स्टेबल की तरफ, ठीक है। और एक तरीका ये कि देखो अगर आप कॉपर +2 बना रहे हो तो सोचो कॉपर को आपने कॉपर +2 बनाया है, तो यहां पर आपने लगाई है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आपने काफी पैसा खर्च कर दिया, कॉपर 0 को +2 बनाने में आपने काफी पैसा खर्च कर दिया, तो ये जो पैसा खर्च किया ना वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा कभी भी। तो कॉपर +2 हैविंग नो इनफ हाइड्रेशन इंथैल्पी टू कंपनसेट हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कि जब आप 0 से +2 में आए थे ना तो आपने हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगाया है, वो कंपनसेट नहीं हो पा रही, इसलिए स्टेबल नहीं है, देखो दो तरीके होते हैं आंसर करने के, बाकी आपकी मर्जी। सुनो ये बहुत बार लिखवाया मैंने कि जो क्रोमियम होता है वो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि क्रोमियम खुद को +2 से +3 में जाता है और ये T2G स्टेबल हो जाता है, T2G3। अरे लिखवाया है नोटबुक में, चेक करना। चलो फिर मैं लिख दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन है विच ऑफ एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2। तो देखिए इसका आंसर मैंने 1000 बार लिखवाया हुआ है आपको पढ़ाते वक्त, कि जो क्रोमियम होता है वो +2 में से खुद को +3 में ले जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि +3 में जब ये जाता है ना तो ये बन जाता है T2G हाफ फील्ड स्टेबल। तो ध्यान रखना कि क्रोमियम एक ऐसा बंदा है जो खुद को +2 से +3 में ले जाता है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और लॉस करने की वजह से ये लॉस करता है, इसलिए होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये लिखवाया मैंने, विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग। और ये एक काम करना, 2023 की मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखो, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये वाला भी एग्जैक्टली 24 की वीडियो देखो, आपको दोनों सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जब कोई तुम्हें कहे ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो, तो उसको तुम सच में कोने में ले जाना थोड़ी देर के लिए और उसको समझाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करो, समझो मेरी बात को, फिर तो दिक्कत होगी भाई। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर, अरे यार मैं बड़ा गजब कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने मेरे से 2024 में पढ़ के गया होगा ना, वो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया होगा, मैं लिखित में कह रहा हूं। और तभी तो 100 भी आए, 99 भी आए, 98 भी आए। भाई मैं 95 और 90 काउंट ही नहीं करता हूं, क्योंकि आज के टाइम पर बच्चे इतना ज्यादा स्कोर करते हैं ना कि जब अगर किसी बच्चे ने मान लो 90 स्कोर किया है तो हाँ ठीक है, ऐसा हो जाता है। हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है 80 से ऊपर जो भी ला रहा है उसको प्रेज करना चाहिए हमें। लेकिन हमारे समाज में ऐसा हो गया कि 95+ आएगा तभी तो हीरो है। तो हम लोग भी जैसे रिजल्ट कोई भेजता है हमें कि सर मेरे 78 आए, मैं बोलता हूँ बेटा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट मैं उसको लगा नहीं सकता, ना पोस्टर पे क्योंकि यार देखो जीवन जीने के लिए, देखो हमारे समाज में ही तो जो दिखता है वो बिकता है, तो जीवन जीने के लिए सबको पैसा चाहिए, बहुत ऑब्वियसली मेरे को भी चाहिए। तो हम लोग टॉप रिजल्ट ही शो करते हैं कि 99 आए, देखो 100 आए, देखो वी शो दैट
अब 100 हमने शो कर दिया तो जिसके 93 आए वो चुपचाप ही निकल लेता है कोने से, कहता है कि नहीं अब मेरी क्या इज्जत रह गई। ऐसा होता है, पर हमें सबको प्रेज करना चाहिए। चलो अब देखो ये सब क्वेश्चन आप कोई भी, मैं बोल रहा हूं आप कोई भी मेरे लेक्चर खोल के देखो, अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको ना मिले ना, आप मेरे को जो मर्जी बोल लेना। 2023 का लेक्चर देखो, 2024 का देखो, 2025 का देखो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। मैंने ट्रिक भी बताया कि जब भी हीट लिखा हो रिएक्शन बेंजाइल वाले पोजीशन पे होता है। बेंजाइल इज वेरी स्टेबल। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने मेरे लॉन्ग लेक्चर अटेंड किया उनको पता होगा कि मैंने क्या क्वालिटी एजुकेशन दिया है। यार अब देखो यहाँ पर एचबीआर है, यहाँ पर मार्कोनी, ये क्वेश्चन अभी मैंने एक दो दिन पहले तो कराया है और पहले भी 1000 बार करवाया है। ये गोल्डन क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन। देखो इसको पहले सीधा करके लिखते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या है देखो, अभी एकदम से याद आएगा जो मेरे से भी एक दो दिन पहले पढ़े होंगे, उनको एक झटके से याद आएगा, झटके से। ये है ना ये क्वेश्चन, देखते हैं एक बार सीएस3 के आगे है कि पीछे है। सीएस3 के पीछे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करो झटके से, अभी हमने किया है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वाले में किया हमने ये। देखो अब इसमें क्या डाला उसने, HCl HBr। तो देखो इसमें क्या होता है, यहां और यहां में, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देखो सारे बॉन्ड कंप्लीट है, एक यहां पर मार्कोनी को रूल लगेगा, तो मार्कोनी को रूल में Br माइनस वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन के चांस नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन के चांस नहीं क्योंकि सारे बॉन्ड कंप्लीट है, पर इस वाले कोने पे, इस वाले कोने पर हाइड्रोजन के चांस है क्योंकि एक बॉन्ड इधर, 2 3, तो चौथा यहां पर हाइड्रोजन है, तो Br माइनस वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन नहीं होता, यहां पर जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा आएगा देखो कि CH3 और ये Br, बस ये इसका आंसर है। अब देखो मैं बोलता रहा यार, बिलीव ऑन योर टीचर, उसके नोट्स को अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो क्वेश्चंस करवा रहे सर टीचर जो भी पीछे करवाए हैं वो सब पे ध्यान दो, और ज्यादा फालतू मत सोचो, आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो, ये सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये वाला है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन जो दूर बैठा है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो क्या होगा, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि सेम, ये तो सेम रहेगा, यहां पर हो जाएगा CH2Cl। देखो जो बेंजीन के बगल में होता है उसका रिएक्शन नहीं होता, दूर वाले का रिएक्शन हो जाता है। अब ये कन्वर्जन है, अब हमने ऊपर का अटेम्प्ट कर लिया, तो तुम देखो कितना आसान है, ये भी मैंने करवा रखा है। इसमें अल्कोहलिक OH डालना है, कितना आसान है। ये देखो इसके अंदर फिटिक रिएक्शन लगाना है, कितना आसान है। और ये कितनी बार करवाया मैंने, प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपेन, भाई ये पूरा पूरा लीक कर रखा है भाई मैंने। आप कभी अपने नोटबुक को खोलो और चेक, सारे कन्वर्जन सेम टू सेम। मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कैसे हम ब्यूट-ट्विन बना सकते, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवा के दिखा दो क्या, अरे कर ही देते हैं चलो। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, इसके 2 मोल्स यूज करके सोडियम डाइथर डाल दो, सोडियम डाइथर, तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल। लो भाई, अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चे रो क्यों रहे थे कि बहुत तगड़ा पेपर आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। डू यू थिंक, अबे सबका बोल रहे थे, मैथ्स का भी बोल रहे थे, फिजिक्स का भी करवाऊंगा, देखना तुम। प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपेन। अब एक बार नेट खोलो, नेट खोलो, नेट खोलो और सर्च मारो कितने बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए हैं, सर्च मारो, अभी दिखाता हूं, रुक जा। मैं ब्रश नहीं करता तो ब्लश की बात कर रहा है। सुनो, अब अगला है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। प्रोपीन, प्रोपीन, सोचो किसी ने सोचा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा। 1 आयोडोप्रोपेन था ना, हाँ। तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें डाल दोगे HBr परऑक्साइड, क्योंकि आपको कोने में लगाना है ना, HBr परऑक्साइड, तो 1 2 3 और यहां ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है जी। फिर इसमें क्या डालोगे, फिंकलस्टीन NaI, खत्म, ड्राई एसीटोन। अरे तुम चेक करना यार, सब करा रखा है मैंने सेम सेम। देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट-ट्विन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, और मैं कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारे साथ ये सॉल्व कर रहा हूं, आपको पता होगा किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अलग से सॉल्व करे। मैं पहली बार ही सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ ही अटेम्प्ट कर रहा हूं, और तुम्हें फील भी होगा कई बार एक आध क्वेश्चन में मेरे को भी सोचना पड़ा, जैसे एक क्वेश्चन था MCQ, आई आल्सो हैड टू थिंक, पर अपने आइडिया से सही आंसर निकाला। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर पे पहले सॉल्व करके आ रहा हूं फिर तुम्हें करवा रहा हूं, नथिंग इज लाइक दैट, ठीक है। मेरे पास पेपर भी नहीं था, मैंने तुम लोगों से पेपर भी कल ही मांगा है जब ये सब स्टार्ट किया मैंने। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट-ट्विन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन, देखो ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन से कह रहा है ब्यूट-1इन, ब्यूट कितना है, 2 इन है, ब्यूट-ट्विन है ना, 2 इन। कुछ मत करो, अल्कोहलिक OH डाल दो, अल्कोहलिक OH क्या करेगा, यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन, तो यहां पर आ जाएगा CH3, खत्म यार, योर टारगेट इज रेडी, नाश्ता तैयार है, समझे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, दिमाग लगा के। 27 का A, कितने क्वेश्चन, 33 होते, 33, चलो बढ़िया। चलो एक जादू देखते हैं, जादू क्या है प्यारे बच्चों, ये है जादू। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड, बड़ा आसान है। देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स की होती है, पता है हम लोगों को, तो इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर हमें पता है स्ट्रेट चेन की होती है, तो ये स्ट्रेट है, और ये क्या हो गया, ब्रांच। अरे N CH3 2 बार, N 2 बार CH3, इधर इधर, तो N और ब्रैकेट लगने का मतलब है कि CH3 N के ऊपर 2 बार है,
तो ये हो गया ब्रांच, तो सबसे कम उससे ज्यादा सबसे ज्यादा। यार इससे आसान तो कुछ दे नहीं सकता वो। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है बताओ? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है लाडलो। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कितनी बार मैंने पढ़ाया, ये कितनी बार पढ़ाया है, इतनी बार समझाया है भैया कि ये जो एरोमेटिक वाले होते हैं, क्लोरोबेंजीन होते हैं, उसे आप गैब्रियल रिएक्शन में नहीं डाल सकते क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रांग होता है और ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है। चलो एक बार और मैं इसको बता दूं, ये तो बता दिया मैंने, इसको बता रहा हूं। देखो इसका आंसर यार आप खुद सर्च मारना, बड़ा आसान है। पता क्या है, हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर जो भी है, फिर डायग्राम बनाओगे और बताओगे ये क्लोरोबेंजीन 1 2 3 4 5 6, 2 को उठाओगे यहां दिखाओगे और डॉट 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 दिखाओगे यहां पर ऐसे, और ऐसे लिखना पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस which is difficult to break, which is difficult to break, जिसको तोड़ना डिफिकल्ट है। लिख देंगे इतना, डन। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये तो हमने दिखाया है और नाम लिख देंगे इसका फिगर 1, ठीक है। अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन, क्या लिखा है क्वेश्चन पहले, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो आप बोलोगे बिकॉज से स्टार्ट करना, बिकॉज, क्योंकि आप बहुत परफेक्शन के साथ चल रहे हो। बिकॉज if we take chlorobenzene, if we take, suppose, because if we take chlorobenzene, it does not participate in reaction, it does not participate in, because partial double bond due to resonance as shown in figure, which is difficult to break, as shown in figure। अगर आपको ये लगता है कि आप किताबी लैंग्वेज लिख के आओगे तभी आपको नंबर मिलेगा तो आप गलतफहमी में हो। मैंने अपने पेपर में आधी इंग्लिश, कहीं पर व्हाट्सएप वाली इंग्लिश, कहीं पर हिंदी और कहीं कहीं पर छोटा छोटा मार्कस मजाक कर रहा हूं, ठीक है। आई वाज द टॉपर, ठीक है। मैं सीएम अवॉर्डेड हूं, ऐसे आपको मैं बताऊं, आपको नहीं पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूं। चलो, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइंस, ये तो हमें पता ही है, अमाइन से वो कम बेसिक होते हैं। क्या रीजन लिख सकते हो? अगर ये ज्यादा बेसिक है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लिख के आ जाओ कि भैया ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। पर इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अमाइड ऐसा होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस में चला जाएगा इसके साथ, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड जैसा ही तो इसका स्ट्रक्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रेजोनेंस में। तो बोलेंगे भाई देखो इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो जो दिख रहा है वही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन अमाइड इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, सो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हेंस इट इज लेस बेसिक, लेस बेसिक। बट अमाइन क्या है, जैसे CH3 NH2, but in case of amine there is no resonance, no resonance, but additionally there is plus I effect। ये जो प्लस आई इफेक्ट है यहां पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। एडिशनली जो इंग्लिश बने वो लिख के आओ, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सर पर तो राम आई, जो मन करे लिख के आओ, कोई टेंशन नहीं है। आप बात समझ पा रहे हो? देखो अब देखो, मैंने कहा था कि आप, सुनो मैंने कहा था आपको, आप बायोमोलिक्यूल में जो मर्जी पढ़ लो, आएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ही मैंने कहा था आप जो मर्जी पढ़ो आएगा यही। तो व्हाट इज नेटिव प्रोटीन, जो नेचुरल होता है, अंडा, एक अंडा अभी निकला है, दैट इज नेटिव। तुम उस अंडे को लेकर गर्म पानी में, वो डीनेचुरेट हो गया, यानी जब प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये सब टूट जाए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब टूट जाता है तो हम कहते हैं वो डीनेचुरेट हो गया। जैसे लड़कियों की हाइब्रिड होती है, लड़कियां नहा के आई और बाल सुखाने के लिए क्या करेंगी, हेयर ड्रायर, क्योंकि उनको कॉलेज ऑफिस कहीं कहीं भागना होता है, जाना होता है, तो हेयर गरम गरम ड्रायर से धीरे धीरे मतलब काफी, तो समय के साथ ना जो प्रोटीन है आपका केराटिन वो डीनेचुरेट हो जाता है। और अगर आप ज्यादा डीप उसको, अगर स्कल्प तक उसको हीट को देते हो तो वहां का जो स्वेलिंग हो जाती है प्रोटीन के स्पेस में, और धीरे धीरे फिर आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। पर ये ना कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, बहुत फायदा है। मैं हेयर ड्रायर यूज नहीं करता और भी बहुत सारे फायदा है, आई यूज शेरवानी मजाक कर रहा हूँ, पढ़े लिखे होने का बहुत फायदा, मजाक कर रहा हूँ गाइस, जस्ट चिल। शेरवानी तो भाई मैं ऐसे ही मजाक कर रहा। चलो चलो, अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। मैंने कहा था देखो एग्जाम में पूछते हैं कि डाइसैकेराइड कौन है और मोनोसैकेराइड क्या है, तो मैंने डाइसैकेराइड की लिस्टिंग बताई थी आपको याद है? पता कौन सा डाइसैकेराइड है इसमें से? देखो अमाइलोज तो पॉलीसैकेराइड है, आपको याद हो तो, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, तो क्या बचा? लैक्टोज। लैक्टोज क्या हो सकता है? देखो मैंने एलिमिनेट करके किया, अगर मुझे याद भी नहीं है तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूं कि देखो अमाइलोज तो भाई, अमाइलोज तो वो वाला हिस्सा है, एक होता है अमाइलोज, अमाइलोपैक्टीन, तो ये हो गया पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, तो लैक्टोज ही बचा। अगर मुझे याद नहीं है तो मुझे बता देना, मेरे को ये सब याद रहता नहीं है, ठीक है। विच विटामिन से इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड? विटामिन के,
क्या होता है ना शायद, मुझे याद नहीं है, क्या होता है ना। देखो मैंने उस दिन पूरा एक लिस्ट आपको, आप यूट्यूब पर जाना, बायोमोलिक्यूल्स में ना ऐड कर दिया वो, विटामिन का नाम, उनका केमिकल नाम, कैसे क्या प्रॉब्लम है, सब लिख दिया है। तो मैंने कहा था कि देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है एक वो, और कई बार विटामिन का केमिकल नेम आता है। जैसे बताओ विटामिन B12 का क्या नाम होता है केमिकल नाम, कोबाल, पता है देखो कोबालमीन करके ऐसे नाम होता है उसका, मेरे को याद नहीं रहता, ठीक है। और विटामिन डी का पूछते हैं, क्लोरोफिनोक्विनोल ऐसे कुछ नाम होता है उसका, विटामिन डी का केमिकल नाम बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सब टॉपिक प्रिपेयर करना, यानी जो टॉपिक पिछले साल प्रिडिक्ट किया था, उससे पिछले साल प्रिडिक्ट किया था, उससे पिछले साल प्रिडिक्ट किया था, सेम पैटर्न है पेपर का। बट हमारा क्या काम है, हम पढ़ेंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे, क्योंकि चिल्लाने से आवाज होगी, आवाज होगी तो हमें और कम पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, समझ रहे हो। पार्क में हम बैठेंगे, फैमिली के साथ पिकनिक मनाएंगे, वहां पर कूड़ा करेंगे, और फिर रील देख के गाली देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अपनी बट वही अपने कंट्री में आप ठीक से देखो भाई, मतलब, और गाली कैसे देंगे, अच्छा मोदी जी की वजह से, अबे मोदी जी पार्क में तेरा कूड़ा उठाने आएगा भाई। आप लॉजिकली सोचो, आप सोचो ना कि हमारा समाज कैसा है। हमारा समाज सिर्फ बकवास कर सकता है। मैं जैसे मेरे दोस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरा दोस्त ना, उसकी जॉब नहीं है, अब ये गवर्नमेंट को खूब गाली देता है, खूब गाली देता है गवर्नमेंट को। मैं इसको कितनी बार बोला कि भाई देख, गवर्नमेंट को गाली देने से कुछ नहीं होगा, वो 10 साल से गाली दे रहा है। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि तेरे घर की थाली में ना रोटी तू लेके आएगा, गवर्नमेंट नहीं लेके आएगी। तो आप गवर्नमेंट को कुछ भी कह लो, कोई, अब 8वीं क्लास में जी हमने पढ़ाई छोड़ दी, ओके, अब बात समझो, कोई भी काम ठीक से नहीं करते, ओके, सोते हैं रात को 3 बजे, ओके, उठते हैं रात को 1 बजे, ओके, पूरे दिन गेम खेलते हैं, हाँ जी, लेकिन गाली किसको देंगे, गवर्नमेंट को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, और यही सच चाहिए भाई। गवर्नमेंट कैसी भी हो, हमें बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वोट सोच समझ के देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर के जो बेसिक नीड्स है आप पूरे करोगे तो आपको अपने हिसाब से उसको सर्वाइवल के लिए अपने हिसाब से चलना है ना। तो ये कुछ लोगों पे ही लागू होता है, सब पे नहीं। आप लोग चिंता मत करो, आप भी लोग चिंता मत करो, कोई टेंशन नहीं है चलो, लाइफ लेसन दे दिया मैंने थोड़ा सा, यानी पेपर देख के ये तो मुझे फील आ गया भाई 8 क्वेश्चन है तो क्या हुआ। अब देखो, अब देखो, कई लोग कहते हैं कि जी हमें तो वो पढ़ना पड़ेगा जी, केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। भैया केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही नहीं, क्या ही होता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट, व्हाट इज डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें मल्टीपल स्टेप हो, खत्म। रेट कांस्टेंट पे टेंपरेचर क्या फर्क है, एवरी राइज इन 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस। अरे ये सब तो ऐसे क्वेश्चन है, 3-2 नंबर तो ऐसे आ रहे कि मजाक चल रहा है, खुलेआम खोल खोल के मजाक, समझो। ये देखो, व्हाई इज मॉलिक्युलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, बताओ क्यों, कितना करवा तो रखा है मैंने। इफेक्टिव कोलिजन चाहिए ना हमें, इफेक्टिव कोलिजन सिंगल स्टेप में ही होता है, मल्टीपल स्टेप में नहीं होता, क्या यार। फिर द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो, भाई इतनी बार ये क्वेश्चन करवाया कि कोई एक्स से वाई जा रहा है, रेट जो है वाई की पावर के वाई की पावर 3, अब एक्स, अब जो वाई की वैल्यू दुगना कर देंगे तो रेट का क्या होगा। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या केमिस्ट्री में थोड़े एफर्ट्स लगा के आप 100 ला सकते हो? यस, यू कैन इजीली अचीव 100। कुछ नहीं करना है, अगर अभी भी आपको लग रहा है तो मैं आपको 2 चीज सलाह दूंगा बस। वाईटी पे जाओ, अगर आपके पास टाइम है तो 5-5 घंटे की 10 वीडियो मैंने डाली हुई है, तो 50 घंटे आपको देना है। अगर आप डेली एक चैप्टर भी खत्म करते हो, भले आपको 6 घंटे लग जाए, 7 लग जाए, 8 लग जाए, 9 लग जाए, 10 दिन में आप केमिस्ट्री के बाप बन जाओगे। नोट्स अब मत बनाना, मैंने ऐप पर नोट्स डाल रखा है, वाईटी लॉन्ग लेक्चर नोट्स करके, उस नोट्स को प्रिंट कराओ, वीडियो देखो, देखो नोट्स में से अंडरलाइन करते चलो, वीडियो देखो नोट्स को अंडरलाइन करते चलो, बस 1.5x पे देख लो वीडियो, 6 घंटे की वीडियो 4 घंटे में खत्म कर लो, नोट्स में अंडरलाइन करते रहो। और यकीन मानो, अगर और सारे सारे 5 घंटे के है भी नहीं, कोई 2.5 घंटे का भी है, कोई 3 घंटे का भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो केमिस्ट्री में आप 100 में से 100 ला सकते हो। और आपको आता है आलस कि नहीं जी हम इतने बड़े वीडियो नहीं देख सकते, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, गो टू वाईटी, वॉच मेरा वीडियो, मुनील सर वीडियो में आपको जो सूटेबल वीडियो लगे, आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन की मान लो 4 घंटे की वीडियो आ गई, 3 घंटे की भी आ जाएगी, 2 घंटे की भी आ जाएगी, 1.5 घंटे की भी आ जाएगी, 1 घंटे की भी आ जाएगी, और 30 मिनट की भी आ जाएगी। सुन लो, आप 30 मिनट वाली वीडियो सुन लो, आई सजेस्ट यू। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर रखे जो एग्जाम के लिए चाहिए। 30 मिनट वाली वीडियो प्लस बड़ी ईमानदारी से यूट्यूब पर ही मैंने डाल रखा है PYQ के हर इस चैप्टर के सॉल्यूशन। जैसे मान लो आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, तो सॉल्यूशन का आपने वीडियो देखा 30 मिनट का, अब वाईटी पर डाल रखा है मैंने PYQ वाली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो। आप 2 वीडियो देख लो, एक PYQ वाली और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आप ये करने के बाद कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, आपसे हो जाएगा। इतना शॉर्टकट बता दिया मैंने, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले मुझसे पढ़ चुके हो तो बेस्ट, नहीं पढ़ चुके तो इसको तो कम से कम फॉलो करो। इनसेन भाई, 30 मिनट में सारी थियरी कवर, सारे ग्राफ कवर, सारे इंपॉर्टेंट कवर, ईच एंड एवरीथिंग कवर 30 से 40 मिनट में। और उसके बाद आपको 40 मिनट की एक वीडियो देखनी है PYQ की, और दूसरी वीडियो देखनी है इस साल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है मैंने, बस एंड खत्म। केमिस्ट्री ऐसे खत्म। आप फिजिक्स में क्या करोगे, आप वो फिजिक्स का जब पेपर डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा, पर फिलहाल इतना तो करना स्टार्ट कर दो। देखो दोबारा बोल रहा हूं, इस टाइम पर किसी टीचर के भरोसे मत रहो, इवन मेरे भरोसे भी मत रहो। खुद लिखो, खुद पढ़ो, खुद को जज करो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई जादू कर दूंगा, तो नहीं कर पाऊंगा। जादू
आपको ही करना पड़ेगा। वही वाली बात है कि आपकी थाली में रोटी आप ही लेके आओगे। अब पेपर वाले दिन तुम मुझे गाली दो या पेपर वाले दिन तुम मुझे ब्लेसिंग्स दो, उन दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हिस्से की खूब मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है। देखो सुबह मैं 10 बजे क्लास लिया, फिर मैंने 12 बजे भी क्लास लिया है, उसके बाद मैंने 3:30 बजे भी क्लास लिया है, फिर अभी भी मेरी क्लास है। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं अपने हिस्से की खूब मेहनत कर रहा हूँ। 3-4 बजे तक मैं कंटेंट रेडी करता हूँ रात के, मैं 5 बजे सोता हूँ, 10 बजे उठ जाता हूँ, 5 घंटे की नींद है मेरी। इट मीन्स मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहा हूँ। आप अपने हिस्से की मेहनत करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में हम लोगों को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। दिस ऑल क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड। आपको लगता है कि मेरे 30 मिनट की वीडियो में ये सब नहीं है? ऑल आर प्रेजेंट। आपको लगता है कि डी एंड एफ ब्लॉक के जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराए वो मेरे 30 मिनट की वीडियो में नहीं है? डू यू थिंक ये वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ? आपको अगर ये लग रहा है, मैं 30 मिनट की वीडियो को प्रेफर नहीं करता हूं, आई डोंट प्रेफर। क्या आपको लगता है कि एल्डिहाइड कीटोन की मेरे 1 घंटे की वीडियो में ये वाली बात नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि मैंने 1 घंटे का मैंने बायोमोलिक्यूल्स यूट्यूब पर पढ़ा था, उसमें ये बात नहीं है डाइसैकेराइड है? क्या उसमें मैंने ये बात नहीं करी है? 30 मिनट की वीडियो में भी बात करी है। बस फर्क क्या हो जाता है, जब हम 5 घंटे पढ़ाते हैं तो वहां पर हम बातें करते हैं काफी डिटेल में। जब हम 1 घंटे में पढ़ाते हैं तो हम बात करते निकल जाते हैं, बात करते निकल जाते हैं, बात करते और निकल जाते हैं। यही फर्क है। आपको क्या लगता है ये मेरे अमाइंस के 1 घंटे के लेक्चर में नहीं होगा? है? क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें हमने 1-1.5 घंटे की वीडियो में नहीं कराया होगा? है? तो बस आपको ये समझना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो प्लीज़ कर लो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले रीड कर चुका हूँ और मैं भी आपको भी रीड करा ही दूंगा। तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन को रीड कर लेना, एक बार सॉल्व भी कर लेना। इंटरनेट पर आपको ईजिली क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। लव यू। समझ गया ना आप? इतना क्वेश्चन हमने आगे के क्वेश्चन तो इजी होते हैं। देखो मैं तुम्हें चीज दिखाता हूं, बड़ी गजब। 1 मिनट देख के जाओ, फिर इसको देख के जाओ। आगे क्वेश्चन कितना इजी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करने लगोगे ना, बहुत आसान है ये। चलो, आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, पर ये सॉल्व करोगे आसान है, अभी मैं बताऊंगा। तो देखो, जैसे व्हाट इज मींट बाय चिलेट इफेक्ट, ठीक है? अब देखो, मैंने कहा था कि क्वेश्चन हमेशा आएगा तो यही आएगा, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, और ये क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा, अभी कितने दिन पहले बताया, 2 दिन पहले, कि PtCl2NH3 है, डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। ये AgNO3 से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है? कि सब कुछ अंदर है। सब कुछ क्या है? रिएक्ट करने वाला क्या होता है? बाहर। और रिएक्ट ना करे तो सब कुछ। ये क्वेश्चन बताया था मैंने, ये बताया था, और ये बताया था, जस्ट अभी कुछ दिन पहले। लो, तीनों यहां पर हाजिर है। मैं बोल तो रहा हूं, अगर आप मेरी छोटी वीडियो से ही पढ़ोगे आपका भला है। सो गाइस, इसको अगर मैं डिस्कस करूंगा कभी तो अलग से शूट करके डाल दूंगा। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे प्रोसेस पे फॉलो करते हो, आपको मजा आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CO+2 इजीली ऑक्सीडाइज्ड। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।